नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है भारत के भूगोल को समझने का और इसकी शुरुआत हम करेंगे इसके विशाल आकार से। तो चलिए सीधे सबसे पहले और सबसे सीधे सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि अपना देश भारत असल में कितना बड़ा है? सुनने में ये बड़ा आसान सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब ही हमारे देश की विशालता की नींव है। तो जवाब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वाह, ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है ना? यहीं से पता चलता है कि भारत का विस्तार कितना जबरदस्त है। और सुनिए, इस बड़े से नंबर को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक भी है। ये नंबर 3 से शुरू होता है और 3 पर ही खत्म होता है। कमाल है ना? छोटी सी बात है, पर इस जरूरी आंकड़े को दिमाग में बिठाने के लिए बहुत काम आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर कहाँ खड़ा है। तो देखिए, एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इस पूरी लिस्ट को याद रखने के लिए एक कमाल का देसी जुगाड़ है। एक कहावत, रुक चीन अब आ भारत। रुक मतलब रूस और कनाडा, फिर चीन, अब से अमेरिका और ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और आखिर में अपना भारत। हो गया ना याद? कितना आसान है। लेकिन असली मजा तो अब आएगा जब हम एरिया की तुलना आबादी से करते हैं, तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। मतलब जमीन के हिसाब से हम 7वें नंबर पर हैं, लेकिन लोगों की संख्या के हिसाब से दूसरे। ये दिखाता है कि हमारे देश का जनसंख्या घनत्व मतलब डेमोग्राफिक डेंसिटी कितनी ज्यादा है। तो दुनिया की बात हो गई। अब जरा जूम इन करते हैं और भारत की अपनी सीमाओं और उसके फैलाव को और करीब से देखते हैं। भारत की सीमाएं सच में बहुत लंबी हैं। देखिए, इसकी जो जमीनी सीमा है वो है करीब 15,200 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से सिडनी तक जाने जैसा है। और जो समुद्री सीमा है द्वीपों को मिलाकर, वो भी 7,500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये आंकड़े वाकई में भारत के विशाल आकार को बयां करते हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें, तो इंदिरा कॉल से लेकर मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर तक भारत की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। और अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं, मतलब गुजरात के सर क्रीक से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसकी चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। तो ये तो हो गई लंबाई चौड़ाई की बात। पर दुनिया के ग्लोब पर भारत की एकदम सटीक लोकेशन क्या है? इसके लिए हमें थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा। इससे पहले कि हम कोऑर्डिनेट्स देखें, चलिए फटाफट अक्षांश और देशांतर को समझ लेते हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड, वो लेटी हुई लाइनें हैं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, वो खड़ी लाइनें हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। ये दोनों मिलकर एक ग्रिड बनाती हैं, जिससे पृथ्वी पर किसी भी जगह का पक्का पता चल जाता है। तो भारत कहाँ है इस ग्रिड पर? हमारी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाती है। और देशांतर में ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैली हुई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है। चलिए अब जरा उन जरूरी काल्पनिक रेखाओं पर नजर डालते हैं जो भारत के नक्शे के ऊपर से गुजरती हैं और हमारे देश के समय और मौसम को तय करने में मदद करती हैं। हम सब आईएसटी यानी भारतीय मानक समय की बात करते हैं। ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से ठीक 5.5 घंटे आगे है। और ये समय तय होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से, जो देश के लगभग बीच से गुजरती है। इसी वजह से पूरे भारत में एक ही समय चलता है। और ये जो जरूरी देशांतर रेखा है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहते हैं, ये भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है और ये गुजरती है पूरे 8 राज्यों से। पश्चिम में गुजरात से शुरू होकर फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आखिर में पूर्व में मिजोरम तक। तो देश के अंदर की बातें हो गईं। अब जरा अपनी नजरें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और हमारे पड़ोसियों पर डालते हैं।
भारत की जमीनी सीमाओं की लंबाई में ना बहुत फर्क है। हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, जो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और वहीं सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर की। तो बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक आम कंफ्यूजन होता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से 2 राज्य हैं जो असल में बांग्लादेश को नहीं छूते? इसका जवाब एक मजेदार कहानी में छिपा है, नागमणि की कहानी। बस इतना याद रखिए कि बांग्लादेश के पास कोई पौराणिक नागमणि नहीं है। नाग से हुआ नागालैंड और मणि से हुआ मणिपुर। तो नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, है ना? इसे याद रखने का एक शानदार तरीका। अच्छा, हमारे दूसरे बड़े पड़ोसियों की बात करें तो चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती है। विशाल हिमालय, इसको आखिर समझा कैसे जाए? ये इतना बड़ा है। तो आज हम हिमालय को बांटने के 2 सबसे मुख्य तरीकों पर गौर करेंगे। लेकिन हिमालय पर जाने से पहले एक नज़र इस पर डालते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत का लगभग 43% हिस्सा समतल मैदान है? ये पहाड़ों से कहीं ज्यादा है। इससे पता चलता है कि हमारे देश की जमीन में कितनी ज्यादा विविधता है। अब इतने बड़े हिमालय को आसानी से समझने के लिए जो ज्योग्राफर्स हैं वो इसे 2 अलग-अलग नजरियों से देखते हैं। चलिए जानते हैं कि ये 2 नजरिए कौन से हैं। तो चलिए हिमालय की 2 शानदार यात्राओं पर निकलते हैं। पहली यात्रा होगी ऊपर से नीचे, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, और दूसरी यात्रा होगी एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमारी पहली यात्रा शुरू हो रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ। क्या आप हिमालय की इन 4 समानांतर परतों मतलब पैरेलल लेयर्स के बारे में जानते हैं? ये चारों श्रृंखलाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इनकी खासियतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, तो दूसरी अपने खूबसूरत हिल स्टेशंस के लिए जानी जाती है। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ये सबसे पुरानी परत है। सोचिए, एक ठंडा रेगिस्तान जहां ज्यादातर समय बर्फ ही जमी रहती है। यहाँ जीवन कितना मुश्किल होगा। और जानते हैं, इसी इलाके में है माउंट राकापोशी, जिसकी ढलान दुनिया में सबसे खड़ी मानी जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाका कितना दुर्गम है। अब चलते हैं अगली परत की तरफ, वृहद हिमालय। इसे हिमालय की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो सबको पता ही होगा, वो यहीं पर है। माउंट एवरेस्ट से लेकर नंदा देवी और कंचनजंगा तक दुनिया की सारी ऊंची ऊंची चोटियां इसी श्रृंखला का हिस्सा हैं। और एक बात, कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि माउंट एवरेस्ट के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हैं। नेपाल में इसे सगरमाथा कहते हैं, जिसका मतलब है आकाश का माथा। वहीं तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा यानी दुनिया की देवी माँ कहा जाता है। अच्छा, अब एक सवाल, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या कंचनजंगा? देखिए, ये थोड़ा पेचीदा है। K2 जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, वो तकनीकी रूप से भारत के दावे वाले क्षेत्र में सबसे ऊंची है। लेकिन जो चोटी भारत के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में है, वो कंचनजंगा है। चलिए, अब तीसरी परत पर आते हैं, मध्य हिमालय। यहाँ पहुंचना काफी आसान है। शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सारे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स तो यही हैं। यहाँ की एक बहुत खास चीज है मर्ग। मर्ग मतलब दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान। ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होते, बल्कि स्थानीय जीवन के लिए भी बहुत जरूरी हैं। और हमारी पहली यात्रा का आखिरी पड़ाव है शिवालिक। ये हिमालय की सबसे नई और सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। इसकी घाटियों को दून कहते हैं, जैसे देहरादून। ये एक तरह से पहाड़ों का एंट्री गेट है। तो ये थी हमारी उत्तर से दक्षिण की यात्रा। अब चलिए अपना नजरिया बदलते हैं और हिमालय को देखते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, जिसे नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो अब हम एक नई रोमांचक यात्रा पर हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, और हम देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी नदियां हिमालय को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट देती हैं।
सबसे पश्चिम में है पंजाब या कश्मीर हिमालय, जो अपने केसर यानी ज़ाफ़रान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ज़ाफ़रान इतना कीमती क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ आधा किलो केसर के लिए लगभग 75,000 फूल लगते हैं। इसके बाद आता है कुमायूं हिमालय, जो ज्यादातर उत्तराखंड में फैला है। याद है, हमने नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी चोटियों की बात की थी, वो सब इसी हिस्से में आती हैं। अब आता है सबसे लंबा हिस्सा, नेपाल हिमालय। ये करीब 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से कोलकाता की दूरी के बराबर है। और हाँ, माउंट एवरेस्ट भी इसी हिस्से में है। और हमारी ये पश्चिम से पूर्व की यात्रा खत्म होती है असम हिमालय पर। ये इलाका अपनी जबरदस्त बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जहाँ रेड पैंडा जैसे कई दुर्लभ जानवर भी पाए जाते हैं। तो हमने हिमालय को दो अलग अलग तरीकों से देखा, एक उत्तर से दक्षिण की परतों में और दूसरा पश्चिम से पूर्व के क्षेत्रों में। इन दोनों को मिलाकर हमें हिमालय की एक पूरी तस्वीर मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि ये विभाजन क्यों जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। यही विभाजन तय करते हैं कि कहाँ का मौसम कैसा होगा, कहाँ कौन से पेड़ पौधे और जानवर मिलेंगे। असल में ये पूरे दक्षिण एशिया के मानसून और संस्कृति पर असर डालते हैं। नमस्कार। भारत के पहाड़ ये सिर्फ जमीन के ऊंचे नीचे हिस्से नहीं हैं। ये हमारे देश के मौसम, नदियों और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को भी एक शेप देते हैं। तो चलिए स्टडी टू स्टडी के आज के इस सफर में भारत के इन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझेंगे, फिर हम निकलेंगे एक टूर पर, पश्चिम की सबसे पुरानी अरावली रेंज से शुरू करके सेंट्रल इंडिया, फिर दक्षिण के घाट और आखिर में नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचेंगे और अंत में एक फटाफट रिकैप भी करेंगे। अच्छा, इस सफर पर निकलने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। पर्वत, पठार और पहाड़, इनमें आखिर फर्क क्या है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले पर्वत। सीधी सी बात है, जमीन का वो हिस्सा जो काफी ऊंचा हो, जिसका बेस मतलब आधार एकदम चौड़ा हो और ऊपर चोटी बिल्कुल नुकीली सी, एक पिरामिड जैसा समझ लीजिए। अब पठार क्या है? सोचिए, हमने उसी पर्वत को लिया और उसकी चोटी ऊपर से काट दी, एकदम फ्लैट, जैसे कोई टेबल। तो जमीन से तो ऊंचा, पर ऊपर से एकदम सपाट। बस यही है पठार। और आखिर में पहाड़। अरे ये तो बस पर्वत का छोटा रूप है, मतलब ऊंचाई कम, साइज में भी छोटा। इसे याद रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि पर्वत है बड़ा भाई और पहाड़ है छोटा भाई। सिंपल। तो बेसिक्स तो हो गए क्लियर। अब शुरू करते हैं अपना असली सफर और शुरुआत करेंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला से। ये है अरावली रेंज। और ये सिर्फ एक रेंज नहीं है, ये तो मानो इतिहास ही है। इतनी पुरानी कि कहते हैं हिमालय तो इसके सामने बच्चा है। ये गुजरात से शुरू होके राजस्थान होते हुए हरियाणा तक जाती है और इसका लगभग 80% हिस्सा वो राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, अरावली रेंज से जुड़ा एक फैक्ट जो सबको पता होना ही चाहिए, वो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम। यह है गुरु शिखर। ऊंचाई है इसकी 1722 मीटर। ठीक है, तो पश्चिम के सबसे पुराने पहाड़ों से अब हम चलते हैं देश के बिल्कुल बीच में, यानी सेंट्रल इंडिया की तरफ। यहां खासकर मध्य प्रदेश में हमें 3 रेंजेस पर ध्यान देना है। देखिए, उत्तर में है विंध्याचल और दक्षिण में है सतपुड़ा। और एक मजेदार बात, यही सतपुड़ा रेंज जब पूरब की तरफ आगे बढ़ती है तो उसका नाम हो जाता है मैकाल रेंज। तो मैकाल कोई अलग रेंज नहीं, सतपुड़ा का ही एक एक्सटेंशन है। तो अब इन दोनों की सबसे ऊंची चोटियों को देख लेते हैं। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। वहीं मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, 1036 मीटर पर। अब एक बड़ा ही कॉमन सवाल आता है जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि नर्मदा और तापी नदियों के ठीक बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? और इसका जवाब है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये एक तरह से इन दोनों नदियों के बीच एक दीवार का काम करती है। चलिए, अब सेंट्रल इंडिया से निकलते हैं और चलते हैं दक्षिण की ओर, जहां भारत के 2 लंबे पहरेदार खड़े हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। इनके दूसरे नाम भी हैं जो जानना जरूरी है। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं और ईस्टर्न घाट को
महेंद्रगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये है कि ये दोनों घाट वेस्टर्न और ईस्टर्न मिलते कहाँ हैं? तो इनका मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिन्हें ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। और हाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों का ऑर्डर भी याद रखना है। नंबर 1 पर है अन्नाईमुडी, ये अन्नामलाई हिल्स में है, और सेकंड हाईएस्ट है डोडा बेट्टा, जो नीलगिरी हिल्स में है। तो दक्षिण के बाद अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट और हमारे आइलैंड्स की। आइलैंड्स की बात करें तो 2 नाम याद रखने हैं। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, और लक्षद्वीप की नार्चो। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट पर। यहाँ की पहाड़ियाँ अक्सर वहाँ की ट्राइब्स के नाम पर हैं, जैसे मेघालय में गारो, खासी और जैंतियाँ, अरुणाचल में डफला और मिशमी, और नागालैंड में नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स। ये नाम याद रखने में काफ़ी आसान है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर पश्चिमी घाट की हरी भरी पहाड़ियों तक भारत का भूगोल पर्वतीय दर्रों से भरा पड़ा है। ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये हमारे इतिहास, संस्कृति और व्यापार के गेटवे रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं शानदार रास्तों से होते हुए एक सफर पर निकलते हैं और इनके महत्व को समझते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये पर्वतीय दर्रा होता क्या है। फिर हम उत्तर के विशाल दर्रों को देखेंगे, उसके बाद मध्य और पूर्वोत्तर के रास्तों से गुजरेंगे, और आखिर में दक्षिण के महत्वपूर्ण दर्रों पर बात करेंगे। और हाँ, अंत में एक फटाफट रिव्यू भी करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जब हम पर्वतीय दर्रा कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे पहाड़ों की एक बहुत लंबी और ऊंची दीवार है, और उस दीवार में प्रकृति का बनाया हुआ एक दरवाज़ा। बस यही दरवाज़ा दर्रा कहलाता है। सदियों से इन्हीं रास्तों ने लोगों, सामान और विचारों को उन पहाड़ों के पार पहुंचाया है जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन था। हाँ, यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। दर्रा और घाटी में फर्क होता है। दर्रा एक संकरा रास्ता है, किसी गलियारे की तरह। वहीं दूसरी तरफ घाटी पहाड़ों के बीच की एक चौड़ी खुली हुई जगह होती है। तो दर्रा एक रास्ता है और घाटी एक पूरा इलाका। तो अब जब हम ये बेसिक समझ गए हैं तो चलिए अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। हम चलेंगे भारत के उत्तर की ओर, जहां हिमालय के कुछ सबसे मशहूर और रणनीतिक रूप से जरूरी दर्रे मौजूद हैं। और हमारी शुरुआत होती है लद्दाख के दिल से, जहां है विशाल काराकोरम दर्रा। ये सिर्फ एक ऊंचा रास्ता नहीं है, ये एक बेहद अहम जियोपॉलिटिकल पॉइंट है जहां बड़े बड़े देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। जरा इस ऊंचाई के बारे में सोचिए, 5,654 मीटर। ये दुनिया के कई जाने माने पहाड़ों से भी ज्यादा ऊंचा है। इतनी ऊंचाई पर आना जाना और रास्ते बनाए रखना सच में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। तो काराकोरम दर्रे के बारे में 2 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और दूसरी, ये लद्दाख को सीधे चीन से जोड़ता है, जो इसे व्यापार और सेना दोनों के लिए बहुत जरूरी बना देता है। ये टेबल देखिए, ये उत्तरी इलाके की लाइफलाइंस हैं। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इस पूरे क्षेत्र के लिए सप्लाई और मूवमेंट का यही मेन रूट है। वहीं शिपकीला हमें तिब्बत से जोड़ता है, जो सदियों पुराना एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग रहा है। अच्छा, इतने सारे नाम याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। कोई बात नहीं, एक मजेदार ट्रिक बताता हूं। जोजिला सुनने में 2 जिला जैसा लगता है ना? बस यही हमें याद दिलाएगा कि ये 2 महत्वपूर्ण जिलों या राजधानियों को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह। और रोहतांग का क्या? उसके ऊबड़ खाबड़ और घुमावदार रास्ते इतने मुश्किल हो सकते हैं कि किसी को भी रोना आ जाए। ये एक फनी इमेज है जो रोहतांग नाम को याद रखने में मदद करेगी। तो उत्तर के विशाल और बर्फीले पहाड़ों से हमारी यात्रा अब पूरब की ओर मुड़ती है। यहाँ उत्तराखंड और पूर्वोत्तर में दर्रों का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। ये अक्सर प्राचीन तीर्थ यात्राओं और जीवंत संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। पता है, उत्तराखंड की वादियों में एक ऐसा दर्रा छुपा है जिसकी कहानी एक बहुत ही पवित्र यात्रा से जुड़ी है, जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। कोई अंदाजा है कि ये कौन सा दर्रा हो सकता है? देखिए, कनेक्शन कितना जबरदस्त है। मशहूर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को लिखकर अनुमति लेनी पड़ती है, और यही शब्द
लिखना हमें सीधे लिपुलेख दर्रे तक ले जाता है, जो इस आध्यात्मिक यात्रा का प्रवेश द्वार है। पूर्वोत्तर तो जैसे दर्रों का खजाना है और हर एक की अपनी अलग कहानी है। ये रास्ते भारत को म्यांमार और उससे आगे के देशों से जोड़ते हैं, जिस वजह से ये कल्चरल एक्सचेंज और व्यापार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाली ट्रिक तो और भी मजेदार है। मणिपुर में तुजु दर्रे को याद रखने के लिए एक शाही मुकुट यानी ताज के बारे में सोचिए। और ताज को क्या चीज खास बनाती है? कीमती रत्न यानी मणि। तो तुजु और ताज सुनने में एक जैसे लगते हैं, जो इसे सीधे मणिपुर से जोड़ देते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव के लिए दक्षिण की ओर उतरते हैं। यहाँ पश्चिमी घाट के हरे भरे घुमावदार नज़ारों में हमें बिल्कुल अलग तरह के दर्रे मिलते हैं, जो तटीय इलाकों को दक्कन के पठार से जोड़ते हैं। ये 4 दर्रे थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिनकोटा दक्षिण भारत की आर्थिक लाइफलाइन है। ये मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों को देश के अंदरूनी हिस्सों से जोड़ते हैं और केरल के बंदरगाहों और मसाला बागानों के बीच व्यापार को आसान बनाते हैं। वाह, हमने काफी लंबा और दिलचस्प सफर तय किया है। तो अब समय है एक छोटी सी चुनौती का। देखते हैं कि इस यात्रा की कौन कौन सी बातें याद रहीं। तैयार हैं? चलिए, पहला सवाल याद कीजिए। हमने भारत की छत के बारे में बात की थी, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? बिल्कुल सही, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा, जो भारत को चीन से जोड़ता है, सबसे ऊंचा होने का खिताब रखता है। अच्छा, अब उस दर्रे के बारे में सोचिए जिसका गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन है। कौन सा रास्ता कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा के लिए जाना जाता है? उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा एकदम सही जवाब। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि अनगिनत तीर्थयात्रियों के लिए एक पवित्र आध्यात्मिक मार्ग है। तो काराकोरम की रणनीतिक ऊंचाइयों से लेके लिपुलेख के पवित्र रास्तों तक एक बात तो साफ है, ये दर्रे सिर्फ चट्टानों के बीच के रास्ते नहीं हैं। ये सच में हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं, जो हमें हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे पड़ोसियों से जोड़ती हैं। तो चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर और जानते हैं भारत की 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, भारत के नदी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्हें हम मोटे तौर पर 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदी प्रणालियों में से 2 की। ये वो नदियां हैं जो विशाल पहाड़ों से निकलती हैं और पूरे उत्तर भारत में जिंदगी देती हैं, जिनमें हमारी पवित्र गंगा भी शामिल है। तो हमारी पहली नदी है सिंधु। चलिए इसके शानदार सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं, जो ऊंचे पठारों से शुरू होकर एक विशाल समुद्र में जाकर मिलता है। सोचिए जरा, सिंधु नदी 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 देशों से होकर गुजरती है। इसका सफर तिब्बत की बर्फीली ऊंचाइयों से शुरू होता है, फिर ये भारत के लद्दाख से गुजरती है और आखिर में पूरे पाकिस्तान को पार करते हुए अरब सागर में मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले ये 2 शब्द समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी नदी की कहानी की चाबी हैं। एक है उद्गम स्थल, मतलब जहां से नदी पैदा होती है, और दूसरा है मुहाना, जहां उसका सफर खत्म होता है। लेकिन सिंधु की कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं है, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है। 1960 में हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी का बंटवारा करती है। ये इस पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। अच्छा, सिंधु इस लंबे सफर में अकेली नहीं है, उसे साथ मिलता है 5 और जबरदस्त सहायक नदियों का, जिन्हें एक साथ पंचनद के नाम से जाना जाता है, मतलब 5 नदियों की धरती। और इस नदी परिवार के दिल में है चिनाब, जो सिंधु की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सहायक नदी है। चिनाब के रोल को समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए, वो एक बड़ी बहन जैसी है। वो दूसरी सभी सहायक नदियों को अपने साथ लेती है, उन्हें रास्ता दिखाती है और फिर सबको एक साथ लेकर सिंधु से मिलवाने ले जाती है। और ये हैं इस परिवार के बाकी 4 सदस्य। हर नदी की अपनी एक अलग कहानी है, अपने जन्मस्थान से लेकर उन बड़े शहरों तक जिन्हें वो अपने किनारों पर सींचती हैं। चलिए अब सिंधु से थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं और मिलते हैं हमारी दूसरी महानदी ब्रह्मपुत्र से। ये एक ऐसी नदी है जो अपने रास्ते में कई बार अपनी पहचान बदलती है। सही में ऐसा लगता है जैसे इस नदी का आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा हो,
जैसे जैसे ये बॉर्डर और इलाके पार करती है, इसका नाम भी बदलता जाता है। ये दिखाता है कि इसके किनारे कितनी अलग-अलग संस्कृतियां बसती हैं। ये नदी बहुत बहुत लंबी है, पर इसका एक बड़ा हिस्सा भारत की सीमाओं के बाहर ही बहता है। अब ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं और उनके नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। खासकर बाईं ओर से जुड़ने वाली नदियों के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। जवाब बहुत आसान और यादगार है। बस अपने दिल की धड़कन के बारे में सोचिए। दिल धक। देखिए कितना आसान है। दि से दिबांग, ल से लोहित जिसे खूनी नदी भी कहते हैं, ध से धनसिरी और क से कपिली। और क्योंकि दिल भी शरीर के बाईं तरफ होता है, तो ये याद रखना और भी आसान हो जाता है कि ये सब बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। है ना कमाल की ट्रिक? तो एक बात साफ है, ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो जीवन रेखाएं हैं जो जमीन को एक नया रूप देती हैं और कमाल के भौगोलिक अजूबे बनाती हैं। मिसाल के तौर पर ब्रह्मपुत्र को ही लेते हैं। इसी नदी पर है माजुली, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। सोचिए, एक नदी के बीच में बसा एक पूरा द्वीप। इसकी अपनी एक अलग संस्कृति है, एक अलग इकोसिस्टम है। जैसा कि हमने देखा, ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, वे इतिहास को अपने साथ बहा कर ले चलती हैं, संस्कृतियों को जन्म देती हैं और लाखों लोगों के लिए जिंदगी हैं। और जब ये समुद्र की ओर बढ़ती हैं, तो हमें अपनी शक्ति, अपने महत्व और इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखने की हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाती हैं। नमस्कार। गंगा ये सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी है, उसकी जीवन रेखा है। आज हम इसी महान नदी के एक महाकाव्य जैसे सफर पर निकलने वाले हैं। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर बंगाल की खाड़ी के विशाल डेल्टा तक, जहां ये समंदर में मिल जाती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो हमारी ये यात्रा 6 पड़ावों में पूरी होगी। सबसे पहले हम गंगा का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर हम जानेंगे कि इसका दिव्य उद्गम कहाँ से होता है। इसके बाद मैदानों में इसके विशाल रूप को देखेंगे और जानेंगे कि कौन-कौन सी सहायक नदियां इससे मिलती हैं। फिर हम उस महान विभाजन को समझेंगे जहां ये 2 धाराओं में बट जाती है। और आखिर में देखेंगे कि ये कैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इससे पहले कि हम इस नदी के सफर की गहराइयों में उतरें, चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि हमें ये अंदाजा हो सके कि गंगा कितनी विशाल और कितनी महत्वपूर्ण है। 2525 किलोमीटर, ये है गंगा की कुल लंबाई, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। ये सिर्फ एक पानी की धारा नहीं है, बल्कि भारत और बांग्लादेश, इन 2 देशों को सींचने वाली एक जीवनदायिनी धमनी है। देखिए, गंगा का महत्व सिर्फ इसकी लंबाई में नहीं है, ये उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक 5 भारतीय राज्यों की जिंदगी है। और इसीलिए 2008 में इसे भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो इसकी एक वैज्ञानिक खूबी है। इसमें एक खास वायरस, बैक्टीरियोफेज, पाया जाता है जो इसे प्राकृतिक रूप से साफ रखता है। और हाँ, इन्हीं गहराइयों में हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन भी रहता है। गंगा की कहानी सिर्फ भूगोल की किताबों में नहीं मिलती, ये उतनी ही गहरी पौराणिक कथाओं में भी है। तो चलिए अब हम इसकी दिव्य उत्पत्ति के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि गंगा का असली जन्म होता कहाँ है? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि इसका उद्गम कोई एक जगह, कोई एक बिंदु नहीं है। दरअसल गंगा का निर्माण 2 प्रमुख धाराओं के मिलने से होता है। एक तरफ है भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जिसे अक्सर पारंपरिक स्रोत माना जाता है। और दूसरी तरफ है अलकनंदा, जो सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है और पानी की मात्रा के हिसाब से ये मुख्य धारा है। जब ये दोनों मिलती हैं, तब जाकर जन्म होता है गंगा का। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। भागीरथी से मिलने से पहले अलकनंदा की अपनी एक अलग यात्रा है। वो 4 और पवित्र संगम बनाती है। विष्णुप्रयाग में वो धौली गंगा से मिलती है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग में पिंडर से और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से। इन सब से मिलने के बाद वो पहुंचती है देवप्रयाग, और यही वो जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी का महासंगम होता है। और इसी संगम के बाद से ये नदी गंगा कहलाती है। पहाड़ों के अपने चंचल बचपन को पीछे छोड़कर अब गंगा भारत के विशाल मैदानों में प्रवेश करती है।
यहाँ इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। और वो जगह है हरिद्वार। हरिद्वार ही वो दरवाज़ा है जहाँ गंगा पहाड़ों की तेज धाराओं को छोड़कर मैदानों की एक शांत विशाल नदी बन जाती है। ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं है, ये नदी के स्वभाव का एक पूरा परिवर्तन है। उत्तर प्रदेश में आते ही गंगा का परिवार और बढ़ने लगता है। कन्नौज में रामगंगा इससे आ मिलती है। फिर आता है प्रयागराज का महासंगम, जहां इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना इसमें समा जाती है। और एक बहुत ही अनोखी नदी है गोमती, जो किसी पहाड़ से नहीं बल्कि पीलीभीत के एक मैदान से निकलकर गाजीपुर में गंगा से मिलती है। अब देखिए, यमुना खुद एक बहुत शक्तिशाली नदी है और उसकी अपनी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इन्हें याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है KBC, यानी केन, बेतवा और चंबल। ये नदियां मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना के साथ इनका पानी भी गंगा तक पहुंचता है। जैसे जैसे गंगा पूर्व की ओर बहती है, इसका आकार और भी विशाल हो जाता है। अब इसमें उत्तर में नेपाल के हिमालय से और दक्षिण में मध्य भारत के पठार से आने वाली ताकतवर नदियां आकर मिलने लगती हैं। यहाँ हमें दो अलग अलग स्रोत साफ दिखते हैं। उत्तर में नेपाल से घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां अपने साथ भारी मात्रा में पानी और गाद लेकर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहकर सीधे पटना के पास गंगा में मिल जाती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द को समझना जरूरी है, शोक की नदी। ये शब्द उन नदियों के लिए इस्तेमाल होता है जो अक्सर अपना रास्ता बदलने और अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लाने की वजह से विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती हैं। और ये नाम एकदम फिट बैठता है कोसी नदी पर। अपना रास्ता बार बार बदलने की आदत की वजह से ये बिहार में हर साल भयानक बाढ़ लाती है और इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। भारत में अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर गंगा एक महान विभाजन से गुजरती है। यहाँ एक नदी दो धाराओं में बंटकर अपने अंतिम सफर पर निकलती है। लेकिन इस बंटवारे से ठीक पहले गंगा अपनी आखिरी भारतीय सहायक नदी से मिलती है। इसका नाम है महानंदा, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और इसका मिलना ही नदी के अंतिम चरण की शुरुआत का संकेत है। ये महत्वपूर्ण विभाजन होता है पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर। यहाँ पहुंचकर गंगा दो धाराओं में बंट जाती है। एक शाखा हुगली के नाम से दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, जबकि जो मुख्य धारा है वो पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस तरह एक गंगा दो अलग अलग पहचान के साथ आगे बढ़ती है। और जैसे ही ये नदियां सरहद पार करती हैं, इनके नाम भी बदल जाते हैं। जो भारत की गंगा है वो बांग्लादेश में पद्मा बन जाती है। विशाल ब्रह्मपुत्र को वहां जमुना कहते हैं। और जब ये दोनों महानदियां आपस में मिलती हैं तो इनकी मिली जुली धारा मेघना कहलाती है। और अब आता है इस नदी का अंतिम पड़ाव, इसका सबसे भव्य काम। ये अपनी पूरी यात्रा के दौरान लाए गए मलबे से एक विशाल उपजाऊ जमीन तैयार करती है। तो ये डेल्टा आखिर होता क्या है, इसे ऐसे समझिए। जब एक नदी पहाड़ों से निकलती है तो वो जुआ और तेज होती है, अपने साथ बहुत सारा मलबा, मिट्टी, पत्थर सब बहाकर ले चलती है। लेकिन जब वो समंदर के पास पहुंचती है तो वो बूढ़ी और धीमी हो जाती है और अपना सारा बोझ वहीं जमा कर देती है। बस यही जमा हुआ मलबा डेल्टा कहलाता है। और इसी प्रक्रिया का नतीजा है सुंदरबन डेल्टा। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। तो हमने देखा कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, ये लगभग 50 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है। इसका सफर जितना भव्य है उतना ही ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए भारत की नदियों की हमारी यात्रा अब दक्षिण की ओर मोड़ लेते हैं। आज हम जानेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की कहानी, वो जीवन रेखाएं जो मध्य और दक्षिण भारत के पूरे लैंडस्केप को एक पहचान देती हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है कि उत्तर भारत की नदियों में जैसे गंगा या यमुना में साल भर पानी क्यों रहता है, जबकि दक्षिण की कई नदियां गर्मियों में लगभग सूख सी जाती हैं। इस बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब भारत के भूगोल में ही छिपा है। तो देखिए, सारा खेल पानी के सोर्स का है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को ग्लेशियर के पिघलने से भी पानी मिलता है और बारिश से भी। मतलब पानी का सोर्स डबल है, इसीलिए वो 12 मासी हैं, साल भर बहती हैं।
वहीं प्रायद्वीपीय नदियां लगभग पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। तो जाहिर है मानसून में ये उफान पर होती हैं, पर गर्मियों में इनका पानी कम हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही जरूरी शब्द समझ लेते हैं, प्रायद्वीप। भारत का नक्शा याद कीजिए, दक्षिण का हिस्सा 3 तरफ से समुद्र से घिरा है ना? और एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा है। बस जमीन के इसी हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और फिर है खाड़ी। ये समझिए प्रायद्वीप का ठीक उल्टा है। ये समुद्र का वो हिस्सा है जो 3 तरफ से जमीन से घिरा होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, जहां हमारी कई नदियां जाकर अपना सफर पूरा करती हैं। तो तैयार हैं? चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उन नदियों से जो पूर्व की ओर बहती हैं और विशाल बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है छोटा नागपुर का पठार। यहां से दामोदर और सुवर्ण रेखा नदियां निकलती हैं। दोनों का ही सोर्स झारखंड में है। लेकिन यहां एक दिलचस्प अपवाद है, वैतरणी नदी का। ये भी इसी समूह का हिस्सा है, पर यह झारखंड से नहीं बल्कि ओडिशा के क्योंझर पठार से निकलती है। ये एक छोटा सा फैक्ट है, लेकिन एग्जाम्स में अक्सर यहीं फंसाते हैं। अब ब्राह्मणी नदी की कहानी तो और भी अनोखी है। देखिए, ये एक नदी के रूप में शुरू ही नहीं होती। झारखंड से 2 अलग-अलग धाराएं आती हैं, शंख और कोयल। ये दोनों जब उड़ीसा के राउरकेला में मिलती हैं, तब जाकर ये ब्राह्मणी नदी बनती हैं। इसके बाद आती है महानदी, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से होता है। ये उड़ीसा से बहते हुए कटक शहर के पास एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। और हां, इसकी 2 जरूरी सहायक नदियां याद रखिएगा, तेल और जोंक। अब हम पहुंचते हैं दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक गोदावरी पर। इसे यूं ही नहीं, इसके आकार और महत्व के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए जरा इसके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। लंबाई है 1465 किलोमीटर, मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जहां भगवान शिव का एक मशहूर ज्योतिर्लिंग भी है, और फिर अपना लंबा सफर तय करके आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदियां काफी दिलचस्प हैं। देखिए, उत्तर की ओर से इसमें पूर्णा, इंद्रावती और सबरी मिलती हैं। एक और नदी है प्राणहिता, जो खुद 3 नदियों पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा के संगम से बनती है। लेकिन सबसे खास है मंजरा नदी। ये दक्षिण से आकर मिलने वाली इसकी अकेली प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी के बाद दक्कन की दूसरी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और इसे महाराष्ट्र की जीवनधारा भी कहते हैं। इसकी कई सहायक नदियां हैं, लेकिन मूसी नदी का नाम खास तौर पे याद रखना जरूरी है, क्योंकि हैदराबाद जैसा बड़ा शहर इसी के तट पर बसा हुआ है। हमारी पूर्वी तक की यात्रा कावेरी पर खत्म होती है, और ये नदी, ये प्रायद्वीप की बाकी नदियों से बिल्कुल अलग है। ये एक सदाबहार मतलब एवरग्रीन नदी है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम मानसून से भी पानी मिलता है और लौटते हुए उत्तर पूर्व मानसून से भी। यानी इस नदी के बेसिन में साल भर पानी रहता है, जो इसे इस इलाके के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण बना देता है। तो अब तक हम पूर्व की ओर जा रहे थे, है ना? चलिए अब अपनी दिशा बदलते हैं और उन नदियों की खोज करते हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिलती हैं। पश्चिम की हमारी यात्रा एक बहुत ही अनोखी कह सकते हैं एक रहस्यमयी नदी लूनी से शुरू होती है। ये राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती तो है, लेकिन कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। ये गुजरात के कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, मतलब जमीन में ही समा जाती है। अब खंभात की खाड़ी में गिरने वाली 4 बड़ी नदियों को याद रखने का एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है। बस एक शब्द याद रखिए, सामंता। सा से साबरमती, मां से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। है ना कमाल की ट्रिक? और इसी सामंता में से जो मां यानी माही नदी है, उसके नाम एक ऐसा ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड है जो भारत में किसी और नदी के पास नहीं है। यह कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करती है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। कमाल है ना? इससे पहले कि हम नर्मदा और ताप्ती पर पहुंचें, एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। डेल्टा और ज्वारन नदमुख, जिसे एस्चुरी कहते हैं, इसमें क्या फर्क होता है? देखिए, जब कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले धीमी होकर फैल जाती है और अपने साथ लाई मिट्टी जमा कर देती है, तो डेल्टा बनता है। लेकिन जब नदी तेजी से बहती हुई सीधे समुद्र में मिल जाती है, तो उसे ज्वारन नदमुख कहते हैं।
तो अब आती है नर्मदा और ताप्ती, जिन्हें अक्सर जुड़वा नदियां भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें कई समानताएं हैं। दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं, दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं और दोनों डेल्टा की बजाय ज्वार नदमुख बनाती हैं। और सबसे खास बात, ये दोनों भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैलीज से होकर बहती हैं। ये क्या होता है? ये जमीन में आई दरारों से बने लंबे गहरे रास्ते होते हैं। नर्मदा नदी ऐसी ही एक घाटी में विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच से गुजरती है और इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवनधारा का दर्जा भी मिला है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना समझा है उसे कुछ की पॉइंट्स के साथ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यह स्लाइड हमारी पूरी यात्रा का सार है। तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी, वो नदी जो समुद्र तक नहीं पहुंचती, लूनी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही। दक्षिण की सदाबहार नदी कावेरी, 2 नदियों के संगम से बनी ब्राह्मणी। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, बिल्कुल सही, नर्मदा। नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ झीलें खारी क्यों होती हैं और कुछ मीठी? या फिर एक बहती हुई नदी कैसे एक शांत ठहरी हुई झील बना सकती है? आज हम भारत की इन्हीं शानदार झीलों की दुनिया में उतरेंगे और ऐसे ही कई दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो आज के हमारे सफर में क्या क्या है? हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि भाई झील कहते किसे हैं। फिर देखेंगे कि ये कितने अलग अलग तरीकों से बनती हैं। पूरे भारत का एक वर्चुअल टूर करेंगे, कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग झीलों से मिलेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, जब हम झील कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, एक झील की ना 2 खास बातें होती हैं। पहली, ये चारों तरफ से जमीन से घिरी होती है और दूसरी, इसका पानी ठहरा हुआ होता है। मतलब इसमें नदी की तरह कोई बहाव या करंट नहीं होता, बस एक शांत स्थिर पानी का बड़ा सा एरिया। तो अब ये तो पता चल गया कि झील क्या है, पर सवाल ये है कि ये बनती कैसे हैं। और ये जानना सच में बड़ा मजेदार है, क्योंकि हर झील की अपनी एक अलग कहानी होती है। वैसे तो झीलें कई तरह की होती हैं, पर मोटा मोटा देखें तो ये कुछ मुख्य प्रकार हैं। मीठे पानी की झीलें, जिनका पानी हम पी सकते हैं। खारे पानी की झीलें, जो समुद्र की तरह नमकीन होती हैं। हिमनद झीलें, जो ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल झीलें, जिन्हें इंसानों ने बनाया है। और क्रेटर झीलें, जो लाखों साल पहले किसी ज्वालामुखी के मुंह में बनी थीं। ये एक दिलचस्प सवाल है ना? नदियां तो हमेशा बहती रहती हैं, तो फिर वो एक ठहरी हुई झील कैसे बना सकती है? इसका जवाब छिपा है ऑक्सबो या गोखुर झीलों के बनने की प्रक्रिया में। देखिए, ये होता कैसे है। नदियां अक्सर सांप की तरह लहराती हुई बहती हैं। समय के साथ क्या होता है कि नदी एक शॉर्टकट ले लेती है और सीधा बहने लगती है। इससे उसका जो पुराना घुमावदार रास्ता था, वो मुख्य नदी से कट जाता है। बस इसी ठहरे हुए सी शेप वाले हिस्से को हम गोखुर झील कहते हैं। जी हाँ, सिर्फ नदियां ही नहीं, समुद्र भी झीलें बना सकता है, खासकर अपने किनारों पर, और इन्हें हम लगून कहते हैं। ये पूरा खेल लहरों का है। लहरें लगातार किनारे पर रेत और मिट्टी जमा करती रहती हैं, जिससे धीरे धीरे रेत की एक दीवार जैसी बन जाती है। ये दीवार समुद्र के पानी के एक हिस्से को मेन समुद्र से अलग कर देती है और बस बन गई एक लगून झील। चलिए, अब थियोरी बहुत हो गई। अब निकलते हैं भारत के एक रोमांचक दौरे पर। हम अलग अलग राज्यों में जाएंगे और वहां की झीलों को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक्स सीखेंगे। हमारी पहली मंजिल है जन्नत जैसा जम्मू एंड कश्मीर, जो अपनी खूबसूरत झीलों के लिए मशहूर है। यहाँ वुलर और डल जैसी फेमस झीलें तो हैं ही, पर साथ ही अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग और नागिन झीलें भी हैं। क्या इन नामों में कुछ कॉमन दिख रहा है? तो ये रही पहली सुपर ट्रिक। अगर किसी झील के नाम में नाग या नागिन शब्द आए तो लगभग पक्का है कि वो झील जम्मू और कश्मीर में ही है ना कमाल की ट्रिक? अब हम चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जिसे झीलों का जिला भी कहते हैं। यहाँ नैनीताल, सातताल, राक्षसताल, देवताल जैसी झीलें हैं। यहाँ भी नामों में एक पैटर्न है, क्या किसी ने ध्यान दिया? बिल्कुल सही। उत्तराखंड की ज्यादातर झीलों के नाम के आखिर में ताल शब्द आता है। तो अगली बार ताल सुने तो समझ जाइएगा कि बात उत्तराखंड की हो रही है। कितना आसान है ना? लेकिन हाँ, हर रूल के कुछ अपवाद तो होते ही हैं।
सूरज ताल और चंद्र ताल ये दोनों हिमाचल प्रदेश में हैं और रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में। बस इन 3 को याद रख लीजिए और बाकी सभी ताल वाली झीलें आपको उत्तराखंड में ही मिलेंगी। चलिए अब थोड़ा तेजी से देश के दूसरे कोनों में चलते हैं। पूर्व में मणिपुर में है अद्भुत लोकटक झील, जिस पर दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। पश्चिम में राजस्थान में सांभर जैसी विशाल खारे पानी की झीलें हैं और महाराष्ट्र की लोनार झील, वो तो अंतरिक्ष से आए एक उल्कापिंड के टकराने से बनी थी। दक्षिण में जाएं तो केरल की शांत वेम्बनाड और ओडिशा की विशाल चिल्का झील देखने लायक है। इतनी सारी झीलों की बात करने के बाद अब वक्त है उन चैंपियन से मिलने का जिन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये हैं भारत की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और सबसे लंबी झीलें। तो चैंपियंस कौन है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जम्मू और कश्मीर की वुला। खारे पानी में समुद्र तट पर ओडिशा की चिल्का सबसे बड़ी है और जमीन से घिरी हुई झीलों में राजस्थान की सांभर। सबसे लंबी झील है केरल की वेम्बनाड और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है सिक्किम की चोलामू झील। अच्छा, अब थोड़ा फैक्ट्स और फिगर्स से आगे बढ़कर इन झीलों के असली मतलब को समझते हैं। ये सिर्फ पानी के बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं। और ये बात एकदम सच है। ये झीलें सिर्फ पानी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक पूरा इकोसिस्टम चलाती हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है और न जाने कितनी प्रजातियों का घर है। सच कहें तो ये हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं। तो चलिए आज निकलते हैं एक वर्चुअल सफर पर भारत के कुछ सबसे शानदार और दिलकश वाटरफॉल्स को देखने के लिए। तैयार हो जाइए कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों को और करीब से जानने के लिए। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज के हमारे इस सफ़र में क्या क्या शामिल है। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि वाटरफॉल आखिर होता क्या है, फिर सेंट्रल और साउथ इंडिया के शानदार नज़ारे देखेंगे, भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल की गुत्थी सुलझाएंगे, ईस्ट इंडिया के कुछ अनोखे झरनों को जानेंगे और आखिर में सारी खास बातों को एक साथ समेटेंगे। तो इससे पहले कि हम इन खूबसूरत नज़ारों में गोता लगाएं, चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि हम असल में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब एकदम आसान भाषा में कहें तो वाटरफॉल वो जगह है जहां किसी नदी का पानी एक चट्टान या किसी ऊंचाई से सीधा नीचे की तरफ गिरता है। यह कुदरत की ताकत और खूबसूरती का एक जबरदस्त मेल है। तो ठीक है, सफर की शुरुआत करते हैं भारत के दिल से, यानी सेंट्रल इंडिया से। यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ बेहतरीन वाटरफॉल्स छुपे हुए हैं। तो यहाँ देखिए, राजस्थान में है चूलिया वाटरफॉल जो चंबल नदी पर है, और फिर जब हम मध्य प्रदेश पहुँचते हैं तो वहाँ की जीवन रेखा नर्मदा नदी 2 जबरदस्त वाटरफॉल बनाती है, एक धुआंधार और दूसरा कपिलधारा। और हाँ, इन्हें याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। देखिए, नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कहते हैं, है ना? और दोनों वाटरफॉल्स के नाम देखिए, धुआंधार और कपिलधारा, दोनों के आखिर में धार आता है। जीवन धारा, धार, बढ़िया है ना? और ये जो धुआंधार नाम है ना, ये ऐसे ही नहीं पड़ा। जब पानी इतनी जोर से नीचे गिरता है तो उसकी फुहारें बिल्कुल धुएं जैसा मंजर बना देती हैं। इसीलिए इसका नाम है धुआंधार, मतलब धुएं की धार। वाकई देखने लायक होता है। चलिए अब रुख करते हैं साउथ की तरफ, और यहाँ कर्नाटक में तो कुछ ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो भारत में सबसे मशहूर और सबसे अहम हैं। साउथ में 3 बड़े नाम हैं। सबसे पहले जोग फॉल्स, इसके कई नाम हैं, गिरुसोप्पा या महात्मा गांधी फॉल्स भी कहते हैं इसे। फिर आता है शिवसमुद्रम जो कावेरी नदी पर है, और हाँ, गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर वो शानदार दूध सागर फॉल्स। अब जोग फॉल्स की एक बहुत ही खास बात है, ये कोई एक धारा नहीं है, ये 4 अलग अलग धाराओं में बंटकर गिरता है, और उनके नाम भी बड़े शाही हैं, राजा, रॉकेट, रोरर और रानी। और शिवसमुद्रम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये ऐतिहासिक भी है। सोचिए, साल 1902 में पूरे एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहीं लगाया गया था। तो ये सिर्फ एक झरना नहीं, इतिहास का एक पन्ना है। और दूध सागर, अरे इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। जब पानी पूरी रफ्तार से नीचे आता है तो वो इतना सफेद और झागदार होता है कि लगता है मानो पहाड़ों से दूध का कोई सागर बह रहा हो। क्या कमाल का नज़ारा होगा। अच्छा, अब आते हैं एक बड़े ही मज़ेदार सवाल पर, एक ऐसी बहस जिस पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल ये है कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल आखिर है कौन सा?
चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद जोग फॉल्स का नाम आएगा, है ना? पर क्या जवाब यही है? चलिए पता लगाते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, हमारे पास दो दावेदार हैं। एक तरफ है जोग फॉल्स, जो बहुत पॉपुलर है, इसकी ऊंचाई है 253 मीटर्स, और दूसरी तरफ है कुंचिकल फॉल्स, जो ऑफिशियल जवाब है, और इसकी ऊंचाई देखिए 455 मीटर्स। तो हाँ, ऑफिशियल विनर कुंचिकल फॉल्स ही है। तो बस अब ये बात एकदम पक्की हो गई। अपनी जबरदस्त ऊंचाई की वजह से कुंचिकल फॉल्स ही भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अब ये फैक्ट हमेशा याद रहेगा। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं ईस्ट इंडिया की तरफ। यहाँ के वाटरफॉल्स की अपनी ही खासियत है, कुछ एकदम अलग, एकदम अनोखे। ईस्ट इंडिया की लिस्ट भी जबरदस्त है। देखिए, छत्तीसगढ़ का चित्रकूट, झारखंड का हुनरू, उड़ीसा का बरेहीपानी। लेकिन यहाँ एक वाटरफॉल ऐसा है जो सबसे अलग है। वो है मेघालय का नोहकलिकाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका सोर्स कोई नदी नहीं, बल्कि सीधे बारिश का पानी है। कमाल है ना? और चित्रकूट को एक बहुत बड़ा निकनेम मिला हुआ है, भारत का नियाग्रा। क्यों? क्योंकि ये घोड़े की नाल की तरह बहुत चौड़ा है। इसकी विशालता देखकर सच में नॉर्थ अमेरिका के मशहूर नियाग्रा फॉल्स की याद आ जाती है। तो इन तीनों की अपनी अलग अलग कहानी है। हुनरू फॉल्स सुवर्ण रेखा नदी पर है, जिसका मतलब है सोने की रेखा। नोखलिकाई, जैसा हमने बात की, अपनी ताकत बारिश से लेता है। और बरेही पानी की खूबसूरती सिमलीपाल नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच छिपी हुई है। तो लीजिए, हमारा ये शानदार सफर लगभग पूरा हो गया है। अब आखिर में चली सारी जरूरी बातों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि वो आसानी से याद रहें। तो ये है हमारी फाइनल गाइड। एक नज़र में सब कुछ। कुंचिकल, भारत का सबसे ऊंचा। जोग फॉल्स, सबसे फेमस अपनी 4 धाराओं के साथ। शिव समुद्रम, ऐतिहासिक, पहले पावर प्लांट वाला। चित्रकूट, जिसे कहते हैं भारत का नायाग्रा। और दूध सागर, जो दिखता है दूध के सागर जैसा। बस ये 5 नाम और इनकी खासियतें याद रखिए। नमस्कार। जब हम भारत की कृषि शक्ति की बात करते हैं तो मॉनसून का ख्याल तो आता ही है, पर एक और चीज है जो उतनी ही जरूरी है। वो है हमारे पैरों के नीचे की जमीन, हमारी मिट्टी। आज हम भारत की अलग अलग मिट्टियों की इसी छिपी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, वो बुनियाद जिस पर हमारी खाद्य सुरक्षा टिकी हुई है। तो सबसे पहले ये मिट्टी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ धूल नहीं है, ये पृथ्वी की सतह पर एक जीती जागती दानेदार परत है। ये लाखों सालों में बनती है, जब चट्टानें टूटती हैं और उनमें ह्यूमस मिलता है। ह्यूमस मतलब पेड़ पौधों और जानवरों के गले सड़े कार्बनिक अंश। अब देखिए, भारत इतना विशाल और विविध देश है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की मिट्टी भी अलग अलग तरह की होगी, है ना? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने भारत की मिट्टियों को मोटे तौर पर 8 मुख्य प्रकारों में बांटा है। आइए एक एक करके इन सभी से मिलते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि मिट्टी होती क्या है, फिर भारत की 4 सबसे जरूरी मिट्टियों पर बात करेंगे, उसके बाद बाकी 4 पर भी एक नजर डालेंगे, और आखिर में ये भी देखेंगे कि मिट्टी की सेहत को कैसे अच्छा रखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। मिट्टी क्या है, इसकी नींव को समझते हैं। अब एक बात जो शायद थोड़ी हैरान करने वाली है, वो ये है कि भारत की ज्यादातर मिट्टियों में, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, 3 जरूरी चीजों की कमी पाई जाती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। यही कमी सीधे सीधे फसलों की पैदावार पर असर डालती है और बताती है कि हमें उर्वरकों की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं उन बिग 4 की, मतलब भारत की वो 4 सबसे अहम मिट्टियां जो देश के आधे से ज्यादा हिस्से में फैली हैं, और सच पूछिए तो हमारी खेती की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी, जिसे दोमट या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ये बनती कैसे है? सोचिए, जब नदियां पहाड़ों से बहकर नीचे आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी गाद या तलछट लेकर आती हैं और मैदानों में बिछा देती हैं। इसी से बनती है जलोढ़ मिट्टी। नाम में ही इसका मतलब छिपा है, जल द्वारा ओढ़ी हुई यानी लाई हुई। इसमें चूना और पोटाश खूब होता है और इसी वजह से हमारे उत्तरी मैदान धान, गेहूं और गन्ने जैसी फसलों से लहलहाते हैं।
अच्छा, जलोढ़ मिट्टी भी दो तरह की होती है, बांगर और खादर। अब इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है बिहार का उदाहरण लेना। जिन इलाकों में हर साल बाढ़ आती है, वहां नई मिट्टी की परत बिछ जाती है। ये बहुत उपजाऊ होती है और इसे ही कहते हैं खादर। और जो इलाके बाढ़ से दूर हैं, वहां पुरानी मिट्टी ही रहती है, जो कम उपजाऊ होती है। इसे कहते हैं बांगर। याद रखने के लिए भंगार शब्द सोच सकते हैं, मतलब पुराना। अब आते हैं हमारी दूसरी अहम मिट्टी पर, काली मिट्टी। इसका जन्म बड़ा ही नाटकीय है। ये दक्कन के पठार में पुरानी ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी है, जो लाखों साल पहले लावा बहने से बनी थीं। इस मिट्टी की एक बहुत ही अनोखी खासियत है, जब ये सूखती है ना, तो इसमें बड़ी बड़ी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने खेत की जुताई कर दी हो, और इसी वजह से इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी का मजेदार नाम मिला है। इसके नाम भी कई हैं, रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी। और इसका काला रंग वो आता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट से। याद रखने का सिंपल तरीका, मैग्नेट यानी चुंबक अक्सर काला होता है ना। ये मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में खूब पाई जाती है, और कपास की खेती के लिए तो ये सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। ये प्रायद्वीपीय भारत के उन इलाकों में मिलती है जहां बारिश कम होती है। इसका ये जो खास लाल रंग है, वो आता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। अरे ये वही चीज है जिससे लोहे में जंग लगता है। तो ये मिट्टी आयरन और सिलिका से भरपूर होती है और बाजरा जैसी फसलों के लिए एकदम बढ़िया है। और एक दिलचस्प बात, जब ये पानी सोख लेती है तो पीली पड़ जाती है। और हमारी चौथी प्रमुख मिट्टी है लैटेराइट, जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में बनती है, यानी बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा गर्मी। इन हालात में एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं निक्षालन या लीचिंग। होता क्या है कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो वो मिट्टी की ऊपरी परत के सारे पोषक तत्वों को अपने साथ घोलकर बहा ले जाती है। नतीजा, मिट्टी कम उपजाऊ रह जाती है। भले ही ये प्राकृतिक रूप से कम उपजाऊ हो, लेकिन लैटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी और काजू जैसी बागानी फसलों के लिए परफेक्ट है, जो खास तौर पर केरल और पश्चिमी घाट में मिलती है। और हाँ, इसका एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल है, ईंट बनाना। असल में लैटेराइट शब्द लैटिन के लैटर शब्द से ही आया है, जिसका मतलब होता है ईंट। तो ये तो थी बिग फोर। इनको समझने के बाद आइए अब बाकी की चार मिट्टियों पर एक फटाफट नजर डालते हैं, ताकि भारत की मिट्टी की पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो जल्दी से देखते हैं। एक है पर्वतीय मिट्टी, जो हिमालय में सेब और चाय के लिए अच्छी है। फिर है मरुस्थलीय मिट्टी, जो राजस्थान में मिलती है, सूखी और रेतीली। तीसरी है लवणीय मिट्टी, जिसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, जैसे गुजरात के कच्छ के रण में। और आखिर में आती है दलदली मिट्टी, जो केरल जैसी जगहों पर मिलती है और सड़ी गली वनस्पतियों की वजह से ह्यूमस से भरपूर होती है। इन सभी प्रकारों को जानना एक बात है, पर इन्हें संभालना और मैनेज करना ही असल काम है। तो हमारा आखिरी खंड मिट्टी की सेहत के प्रैक्टिकल पहलू पर है। मिट्टी की सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है उसका पीएच लेवल, यानी वो एसिडिक है या एल्कलाइन। ज्यादातर फसलें न्यूट्रल मिट्टी में ही सबसे अच्छी उगती हैं, जिसका पीएच 6 और 7 के बीच होता है, क्योंकि तभी उन्हें पोषक तत्व आसानी से मिल पाते हैं। तो फिर इस संतुलन को ठीक कैसे करें? इसका हल काफी सीधा है। अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय है तो किसान उसमें चूना मिलाते हैं, और अगर ज्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय है तो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव फसल की पैदावार में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। तो जलोढ़ के मैदानों से लेकर दक्कन के लावा पठार तक भारत की मिट्टी भी उतनी ही विविध है जितने यहाँ के लोग। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। जरा सोचिए, ऐसी जबरदस्त बनावटें जो ताकतवर नदियों का रास्ता ही मोड़ दें और पूरे के पूरे लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल कर रख दें। आज हम भारत के इन्हीं बड़े बड़े बांधों की दुनिया में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के पहाड़ नहीं हैं, ये तो हमारे देश के विकास का धड़कता हुआ दिल हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपनी इतनी बड़ी बड़ी शक्तिशाली नदियों को काबू में कैसे करता है? इसका जवाब देखिए, कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये छिपा है इंजीनियरिंग के उन चमत्कारों में जिन्हें हम कहते हैं डैम्स या बांध। अच्छा, बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो बांध क्या है? बस एक बहुत मजबूत दीवार जो नदी के बहाव को रोक देती है। लेकिन इसका काम सिर्फ पानी रोकना नहीं है,
ये असल में उस पानी को एक कीमती रिसोर्स में बदल देता है जिसके इतने सारे जरूरी इस्तेमाल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पर देखिए, बांध बनाना सिर्फ एक कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देना नहीं होता। इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के पीछे कुछ बहुत जरूरी मकसद होते हैं जो असल में पूरे देश की तरक्की को रफ्तार देते हैं। ये बांधना असल में मल्टीटास्कर होते हैं, एक साथ कई काम करते हैं। सोचिए, हमारी खेती जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है, उसके लिए सिंचाई का पानी यहीं से आता है। हमारे शहरों में पीने का पानी भी यहीं पहुंचाते हैं। और तो और ये क्लीन एनर्जी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, हमें भयानक बाढ़ से भी बचाते हैं। तो जब एक बांध नदी की इतनी जबरदस्त ताकत को रोकता है तो पता है क्या होता है? एक नई चीज बनती है जिसे कहते हैं जलाशय या रिजर्वॉयर। ये और कुछ नहीं बल्कि एक इंसान की बनाई हुई बहुत बड़ी झील होती है। कभी कभी तो ये किलोमीटरों तक फैली होती है और पानी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टॉक बन जाती है। अब देखिए, जैसे हर नदी का अपना एक अलग मिजाज होता है ना, वैसे ही हर बांध को भी एक खास डिजाइन की जरूरत होती है। मोटे तौर पर 3 तरह के बांध होते हैं और हर एक अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अलग ही सोल्यूशन है। चलिए जरा इनको समझते हैं। यहां पर ना डिजाइन की 2 बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज देखने को मिलती हैं। एक तरफ है ग्रेविटी डैम्स, जैसे कि भाखड़ा नांगल। ये बांध पानी के जबरदस्त प्रेशर का सामना कैसे करते हैं? अपने भारी भरकम वजन के दम पर। और दूसरी तरफ है रॉक फिल डैम्स, जैसे कि टेरी बांध। ये अपनी मजबूती के लिए मिट्टी और चट्टानों के एक सॉलिड मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। और जो तीसरा टाइप है वो तो एफिशिएंसी का एक कमाल का उदाहरण है, आर्क डैम। इसका जो खूबसूरत घुमावदार डिजाइन है ना, वो पानी के प्रेशर से लड़ता नहीं है, बल्कि बड़ी चालाकी से उस प्रेशर को घाटी की दीवारों की तरफ ट्रांसफर कर देता है। मतलब नेचर को ही अपना साथी बना लेता है। केरल का इडुक्की डैम इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और अब आते हैं मेन इवेंट पर। चलिए अब मिलते हैं इन असली के महानायकों से, भारत के वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग डैम्स जो ऊंचाई, लंबाई और विशालता हर हद को चैलेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई की। कौन सा है वो डैम जो भारत में सबसे ऊंचा, सबसे शान से खड़ा है? शायद इसका जवाब आपको चौंका दे। 260.5 मीटर। जरा इस ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। ये दुनिया की कई फेमस स्काईस्क्रेपर्स से भी ऊंचा है। ये तो समझ लीजिए इंजीनियरिंग से बनाया गया एक असली का पहाड़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी डैम की। ये भागीरथी और भिलंगना नदियों पर बना है और भारत के सबसे ऊंचे डैम का टाइटल इसी के नाम है। लेकिन रुकिए, अगर हम सिर्फ ग्रेविटी डैम्स की बात करें तो ये ताज किसी और के सिर पर है, और वो है महान भाखड़ा नांगल डैम। ये भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है, एक ऐसा विशाल स्ट्रक्चर जो सतलुज नदी के पानी को काबू में रखता है। अच्छा, ऊंचाई की बात तो हो गई, अब एक और डायमेंशन देखते हैं, लंबाई। कौन सा डैम है जो होराइजन पर, मतलब जहां तक नजर जाए वहां तक फैला हुआ है? 25.8 किलोमीटर। सोचिए, ये इतना लंबा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक आप लगभग आधी मैराथन दौड़ सकते हैं। ये एक ऐसी विशालता है जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। और ये रिकॉर्ड है ओडिशा के हीराकुंड डैम के नाम। महानदी पर बना ये बांध बिना किसी डाउट के पूरे भारत का सबसे लंबा बांध है। पर एक बात और, बांध हमेशा अकेले काम नहीं करते, कई बार एक साथ एक चेन की तरह काम करते हैं। और कृष्णा नदी का जो सिस्टम है वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए कृष्णा नदी के सफर को देखते हैं। जैसे जैसे ये नदी अलग अलग स्टेट से गुजरती है, ये एक के बाद एक कई डैम्स से मिलती है। पहले कर्नाटक में अलमाटी डैम, फिर नागार्जुन सागर डैम और आखिर में श्रीशैलम डैम। ये तीनों मिलकर नदी के फ्लो को एक ऑर्केस्ट्रा की तरह मैनेज करते हैं। तो सवाल ये है कि इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का असली असर क्या है? देखिए, इससे सिर्फ कंक्रीट और स्टील में नहीं नापा जा सकता, बल्कि उस विरासत में नापा जाता है जो ये आने वाले कल के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये एक बहुत पावरफुल बात है और ये उस सोच को दिखाती है कि इन बांधों को सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नए देश की नींव का पत्थर माना गया था। नमस्कार। चलिए आज भारत के शानदार राष्ट्रीय उद्यानों के एक यादगार सफर पे निकलते हैं। आज हम न सिर्फ भारत के कुछ सबसे मशहूर पार्कों की सैर करेंगे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए याद रखने के कुछ मजेदार तरीके भी जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भारत, जहां इतने तरह की संस्कृतियां हैं, वहां वनस्पतियों और जीवों का भी एक अनमोल खजाना है। तो आखिर भारत इस खजाने की रक्षा करता कैसे है?
इसका जवाब छिपा है हमारे संरक्षित क्षेत्रों में। चलिए इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अक्सर लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व इन नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, इन सभी को बनाने के पीछे का जो मूल मकसद है ना, वो एक ही है। ऐसे जानवर, पक्षी और पौधे जो खत्म होने की कगार पर हैं, उन्हें बचाना और उन्हें एक सुरक्षित माहौल देना। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य में किसी एक खास प्रजाति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और यहाँ कुछ हद तक इंसानी गतिविधियां जैसे जानवरों को चराना या टूरिज्म अलाउड होती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नेशनल पार्क में उसके अंदर मौजूद हर एक जीव का संरक्षण किया जाता है और यहाँ किसी भी तरह की इंसानी गतिविधि पर पूरी तरह पाबंदी होती है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। इसे आप एक बहुत बहुत बड़े इलाके के तौर पर सोचिए, जहां पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाया जाता है। और इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसमें सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले इंसान और उनकी पारंपरिक जीवन शैली भी शामिल होती है। देखिए, एक बायोस्फीयर रिजर्व को ना 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है कोर जोन, जहां कोई भी गतिविधि अलाउड नहीं होती, बिल्कुल नेशनल पार्क की तरह। उसके बाहर होता है बफर जोन, जहां रिसर्च और पढ़ाई जैसे कामों की इजाजत होती है। और फिर सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन जोन, जहां इंसान रह भी सकते हैं और कुछ सीमित काम भी कर सकते हैं। चलिए अब कुछ मजेदार रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं। भारत के नेशनल पार्क से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। जरा इस साल पर गौर कीजिए, 1936। ये वो साल है जब भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बना था। सोचिए, देश की आजादी से भी पहले। और ये था हेली नेशनल पार्क। हाँ, आज हम सब इसे एक दूसरे बहुत ही मशहूर नाम से जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। यही है भारत का पहला नेशनल पार्क। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 4,400 वर्ग किलोमीटर। ये है भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क का एरिया। पता है ये कितना विशाल है? कई छोटे छोटे शहर इसमें आराम से समा सकते हैं। और ये विशाल पार्क कोई और नहीं बल्कि लद्दाख का हिमिस नेशनल पार्क है। और हाँ, ये अपने शानदार स्नो लेपर्ड्स यानी हिम तेंदुओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अच्छा, सबसे बड़े की बात हो गई। अब आते हैं सबसे छोटे पर। भारत के सबसे छोटे नेशनल पार्क का साइज जानते हैं कितना है? सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर। यकीन करना भी मुश्किल है ना? और ये नन्हा सा पार्क है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क। देखिए, आकार में भले ही छोटा हो, पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। अच्छा, एक सवाल, वो कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं? कोई अंदाजा? इसका जवाब है मध्य प्रदेश, जहां 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 नेशनल पार्क्स हैं। तो रिकॉर्ड से आगे बढ़कर अब भारत के कुछ खास राज्यों और उनके सबसे जरूरी पार्कों की यात्रा करते हैं, और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। तो हमारी यात्रा की पहली मंजिल है राजाओं की धरती, राजस्थान। और यहाँ के पार्क भी इसके इतिहास की ही तरह एकदम शाही और शानदार हैं। यहाँ के जो 4 खास पार्क हैं, उनमें आते हैं सरिस्का, केवलादेव, रणथंबोर और डेजर्ट्स नेशनल पार्क। रणथंबोर और डेजर्ट, ये नाम तो खैर खुद ही बता देते हैं कि वो कहाँ हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे नाम, इतने सारे राज्य, इन्हें याद कैसे रखा जाए? फिक्र मत कीजिए, इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही अनोखी तरकीबें हैं। राजस्थान के लिए बस ये एक लाइन याद रखिए। यहाँ सर का मतलब है सरिस्का और देव का मतलब है केवलादेव। और राजपूत राजा कहाँ से थे? राजस्थान से। तो बस हो गया ना याद, सरिस्का और केवलादेव दोनों राजस्थान में। है ना कमाल की ट्रिक? चलिए अब राजस्थान से सीधे चलते हैं देश के पूर्वोत्तर हिस्से में, असम की ओर। वो जगह जो एक सींग वाले गैंडे का घर है, यानी काजीरंगा। असम में 5 बहुत ही फेमस पार्क हैं। नाम सुनिए, मानस, नमेरी, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा और ओरांग, जिसे राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क भी कहते हैं। और इन 5 को याद रखने के लिए ये मजेदार लाइन है। देखिए, माना से मानस, मेरी से नमेरी, काजी से काजीरंगा,
डिब्रू से डिब्रू साइखोवा और रांची से राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, बस एक लाइन और असम के सारे जरूरी पार्क याद। तो हमने अलग अलग पार्कों की सैर तो कर ली, पर अब जरा एक कदम पीछे हटकर ये देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। आखिर ये पार्क इतने मायने क्यों रखते हैं? देखिए, ये सिर्फ जानवरों के घर नहीं है, ये पूरी दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी हैं। ये हिमस के स्नो लेपर्ड जैसी कई लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए आखिरी उम्मीद की तरह हैं। और हाँ, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे अनमोल प्राकृतिक विरासत है। काजीरंगा की तरह ये अविश्वसनीय बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। कभी सोचा है कि एक ऐसी कौन सी ताकत है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनकी तकदीर और यहाँ तक कि उनकी संस्कृति को भी तय करती है? नहीं, ये कोई सेना या कोई साम्राज्य नहीं है, बल्कि मौसम का एक करिश्मा है। आज हम इसी महान भारतीय मानसून के पीछे छिपे विज्ञान की परतों को खोलेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम मानसून की तेज हवाओं में खो जाएं, एक नजर डाल लेते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे मौसम और जलवायु के बीच के एक बहुत ही जरूरी फर्क से, और फिर मानसून के आने और जाने के पूरे शानदार सफर को कदम दर कदम समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी साधी लगती है, पर अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। अब देखिए, मौसम और जलवायु के बीच का ये फर्क सिर्फ किताबों की बात नहीं है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि मानसून सिर्फ कुछ हफ्तों की बारिश का नाम क्यों नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा सालाना भरोसेमंद सिस्टम है। इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। जरा सोचिए, क्लास में एक नए सख्त टीचर आते हैं और बात करने पर अचानक एक थप्पड़ लगा देते हैं। ये जो अचानक हुआ, ये है मौसम, अप्रत्याशित और बस एक पल का। लेकिन उन्हीं टीचर के मिजाज को 6 महीने तक समझना कि वो कब गुस्सा होते हैं, कब नरम पड़ते हैं, ये है जलवायु, एक लंबा पैटर्न। तो अगर सीधे सीधे कहें, मौसम वो अचानक वाला थप्पड़ है और जलवायु उस टीचर का लंबे समय का जाना पहचाना मिजाज। और मानसून को समझने के लिए ये फर्क जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए इस खेल के नियम समझते हैं और सीधे मानसून की दुनिया में कदम रखते हैं। तो अगली बार जब कोई ये भारी भरकम शब्द उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इस्तेमाल करे, तो बस इतना समझिए कि इसका मतलब है भारत एक गर्म इलाका है जहां बारिश लाने वाली हवाएं ही बॉस हैं। जी हाँ, खेतों में क्या उगेगा से लेकर नदियों में कितना पानी बहेगा, सब कुछ यही हवाएं तय करती हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जो शब्द है मॉनसून, ये असल में अरबी के मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है मौसम। सोचिए, इससे साफ पता चलता है कि पुराने जमाने में इन हवाओं का व्यापार और सफर पर कितना बड़ा असर था। ये सिर्फ हवाएं नहीं है, ये तो एक ऐसा इंजन है जो हर साल अपनी दिशा पलट लेता है। ओके, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत ही आसान। इन 3 नियमों को मानसून का यूजर मैनुअल समझ लीजिए। पहला नियम, हवा हमेशा ज्यादा दबाव मतलब हाई प्रेशर वाली जगह से कम दबाव यानी लो प्रेशर वाली जगह की तरफ भागती है। सिंपल। दूसरा नियम, फेरल का नियम। हमारी धरती घूमती है ना, तो इस घुमाव की वजह से हवा सीधी नहीं चलती, उत्तरी गोलार्ध में वो हमेशा अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। और तीसरा, रेन शेडो इफेक्ट। पहाड़ एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करते हैं और बारिश वाले बादलों को रोक लेते हैं, जिससे दूसरी तरफ सूखा रह जाता है। और अब बात करते हैं मेन इवेंट की, उस शानदार आगमन की जो अपने साथ लेकर आता है जिंदगी। जी हाँ, बात हो रही है दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो ये सब शुरू कैसे होता है? गर्मी से। जून आते आते भारत की जमीन सूरज की गर्मी से इतनी ज्यादा तप जाती है कि ये एक बहुत बड़े लो प्रेशर वाले वैक्यूम क्लीनर में बदल जाती है। और ये वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? ये हिंद महासागर के ऊपर से ठंडी नमी से लबालब हवा को जोर से अपनी तरफ खींचता है। अब जैसे ही नमी से भरी ये हवा भारत के दक्षिणी छोर से टकराती है, ये ठीक एक नदी की तरह 2 जबरदस्त धाराओं में बट जाती है। एक शाखा अरब सागर वाली शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो ये जो अरब सागर वाली शाखा है, ये पश्चिमी तट के साथ साथ एक लंबा सफर शुरू करती है। ये केरला में पश्चिमी घाट से टकराती है और वहां झमाझम बारिश करती है। लेकिन उन्हीं पहाड़ों के कारण दूसरी तरफ का तमिलनाडु लगभग सूखा रह जाता है।
याद है वो लेन शैडो इफेक्ट? ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद ये हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती हैं और आखिर में जाकर महान हिमालय से टकराती हैं, जो इन्हें दिल्ली और पंजाब की तरफ मोड़ देता है। उधर दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की अपनी ही कहानी चल रही होती है। ये सीधा उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है और मेघालय की पहाड़ियों में जाकर फंस जाती है। ये पहाड़ एक फनल की तरह काम करते हैं और नतीजा दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश। इसके बाद हवा का एक हिस्सा पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, जो झारखंड, बिहार, यूपी जैसे राज्यों को पानी देता है और आखिरकार पंजाब में जाकर अरब सागर वाली शाखा से मिल जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मॉनसून की विदाई भी उसके आने जितनी ही ड्रामेटिक होती है। देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे सूरज दक्षिण की ओर खिसकता है, जमीन तो ठंडी होने लगती है, लेकिन समुद्र गर्म रहता है और बस पूरा का पूरा प्रेशर सिस्टम पलट जाता है। अब हवा जमीन से समुद्र की तरफ बहने लगती है और ये हमें देता है एक बिल्कुल ही अलग किस्म का मानसून, जिसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून। और ये लौटता हुआ मानसून कोई हल्की फुल्की हवा नहीं है। जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है तो वहां से नमी उठा लेता है और पूर्वी तट पर जोरदार चक्रवात ला सकता है। और हाँ, तमिलनाडु याद है जो पहले सूखा रह गया था? अब उसकी बारी आती है। यही लौटता हुआ मानसून उसे वो बारिश देता है जिसका उसे इंतजार था। पर इस कहानी में अभी दो और दिलचस्प मोड़ बाकी हैं। देखिए, मॉनसून तो इस कहानी के हीरो हैं, लेकिन दो स्पेशल गेस्ट भी हैं जो भारत की जलवायु में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कड़ाके की सर्दियों के बीच में भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी से नमी लेकर हवाओं का एक सिस्टम हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंचता है। इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। यही वो चीज है जो उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश और हिमालय में भारी बर्फबारी लाती है, और ये बर्फबारी हमारी नदियों के लिए साल भर पानी का इंतजाम करती है। और फिर जब चिलचिलाती गर्मी में ऐसा लगने लगता है कि मानसून शायद कभी आएगा ही नहीं, तब होती है आम्रवर्षा यानी मैंगो शावर्स। ये सिर्फ एक बौछार नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक राहत है जो फलों के राजा आम को पकने में मदद करती है। तो अब जब हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इन बाकी सभी घटनाओं के बावजूद असली किंग तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून ही है। भारत की कुल सालाना बारिश का 80% हिस्सा अकेले यही देता है। ये सचमुच हमारे देश की जीवन रेखा है। तो आखिर में भारत की जलवायु की पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है। दो ताकतवर, एक दूसरे के बिल्कुल उलट मॉनसून सिस्टम, एक जो आता है और एक जो लौटता है, और यही दोनों मिलकर हर साल 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी की धुन तय करते हैं। नमस्कार, आज बात करते हैं भारतीय कृषि की, एक ऐसा सेक्टर जो सचमुच हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? चलिए इसी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक जबरदस्त आंकड़े से, 55%। जी हाँ, भारत की लगभग 55% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। और बस यही एक वजह काफी है ये समझने के लिए कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहते हैं। तो आखिर ये सेक्टर इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका रोल क्या है। अब देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है। 1991 में देश की कुल जीडीपी में खेती का हिस्सा था करीब 52% और 2020-21 तक आते आते ये घटकर हो गया लगभग 19.9%। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असली बात यह है कि भले ही जीडीपी में खेती का शेयर कम हुआ हो, लेकिन असल में अनाज का प्रोडक्शन यानी उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। मतलब दूसरे सेक्टर्स ज्यादा तेजी से बढ़े, इसलिए प्रतिशत कम हो गया, पर खेती ने हमें आत्मनिर्भर बना दिया। यही है इसका पैराडॉक्स। आज की तारीख में देखें तो सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी पर हावी है, करीब 55% के साथ। पर जब बात रोजगार की आती है तो आज भी सबसे ज्यादा लोग खेती से ही जुड़े हुए हैं। चलिए अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। बात करते हैं उन बड़ी चुनौतियों की जिनका सामना भारतीय खेती कर रही है। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है,
और ये कहावत आज भी सबसे बड़ी चुनौती को एकदम सटीक तरीके से बताती है, हमारी मॉनसून पर निर्भरता। और बात सिर्फ मौसम की नहीं है, किसानों के सामने कई और बड़ी मुश्किलें भी हैं। जरा सोचिए, हमारे देश के 67% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। छोटे छोटे खेत, ऊपर से खेती के वही पुराने तरीके, अच्छी क्वालिटी के बीजों की कमी और फसल काटने के बाद उसे रखने के लिए सही स्टोरेज सुविधाओं का ना होना, ये सब बहुत बड़ी बाधाएं हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे साल भर खेती को अलग अलग मौसमों के हिसाब से कैसे बांटा गया है। देखिए, मोटे तौर पर हमारे कृषि कैलेंडर में 3 मुख्य सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। हर मौसम की अपनी खास फसलें और अपना एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती हैं, गेहूं इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और खरीफ की फसल मानसून के साथ आती हैं, जैसे कि चावल। अच्छा, खरीफ के मौसम को याद रखने की एक मज़ेदार ट्रिक है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये सीधा मानसून से जुड़ा है। बस एक शब्द याद रखिए, खजाना। ख से हो गया खरीफ, जा से जून जुलाई में इसकी बुआई और ना से नवंबर दिसंबर में कटाई। है ना आसान? वैसे देश के कुछ हिस्सों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, एक बहुत पुरानी पारंपरिक खेती होती है जिसे झूम खेती कहते हैं। इसमें होता ये है कि जमीन के एक टुकड़े पर जंगल को साफ करके खेती की जाती है और कुछ साल बाद उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो दोबारा उपजाऊ हो सके और किसान किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। अब इतनी सारी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में समय समय पर कई कृषि क्रांतियां हुईं, जिन्होंने इस पूरे सेक्टर का नक्शा ही बदल दिया। इनमें से सबसे मशहूर है हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। दुनिया भर में इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, और भारत में इसे कामयाब बनाने का श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और इसका असर कमाल का था। हरित क्रांति की वजह से गेहूं और चावल जैसे जरूरी अनाज के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। गेहूं का उत्पादन तो करीब 5 गुना और चावल का उत्पादन 3 गुना तक बढ़ गया। लेकिन कहानी सिर्फ हरित क्रांति पर खत्म नहीं हुई, वो तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद कई और क्रांति आई, जैसे दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति, मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति, तिलहन यानी तेल वाले बीजों के लिए पीली क्रांति, और भी कई। तो इन सारी कोशिशों और क्रांतियों के बाद आज क्या तस्वीर है? चलिए देखते हैं कि भारत की मुख्य फसलें कौन-कौन सी हैं और देश में कहां-कहां सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि दुनिया में एक कृषि महाशक्ति के तौर पर भारत कहाँ खड़ा है। चावल और गेहूं दोनों के ही उत्पादन में हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं। और अगर देश के अंदर बात करें तो चावल सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में और गेहूं उत्तर प्रदेश में। बल्कि दालों और जूट के उत्पादन में तो भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। और जैसा हमने देखा, गेहूं और चावल में हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं भारत के उन विशाल दरवाजों की जहां से देश का ज्यादातर व्यापार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों की, जो सच में हमारे देश की लाइफलाइन है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये पोर्ट्स इतने जरूरी क्यों हैं। फिर देखेंगे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल पोर्ट्स में क्या फर्क होता है। इसके बाद हम निकलेंगे भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों की एक मजेदार यात्रा पर, और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये बंदरगाह या पोर्ट होता क्या है? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे एक शिप स्टैंड मान लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे बस के लिए बस स्टैंड होता है या ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन, वैसे ही ये बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों के लिए एक स्टैंड है, जहां सामान उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। कितना आसान है ना? वैसे तो भारत में 200 से भी ज़्यादा छोटे मोटे बंदरगाह हैं, लेकिन देश के पूरे समुद्री व्यापार की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो है सिर्फ 13 प्रमुख बंदरगाह। और आज हमारा पूरा फोकस इन्हीं 13 पर रहने वाला है। तो इस टूर पर निकलने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि कोई पोर्ट नेचुरल है और कोई आर्टिफिशियल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, दोनों में एक बड़ा ही मज़ेदार फ़र्क है।
नेचुरल पोर्ट्स वहां बनते हैं जहां समंदर का किनारा मतलब तटरेखा कुदरती तौर पर अंदर की तरफ धसी हुई या कटी फटी होती है। इससे क्या होता है कि जहाज़ों को तेज लहरों और हवाओं से एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल पोर्ट्स को इंसानों को बनाना पड़ता है, खासकर उन जगहों पर जहां ऐसी कोई कुदरती सुरक्षा नहीं होती। यहाँ पर क्या करते हैं कि कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर समंदर की लहरों को रोका जाता है और जहाज़ों के लिए एक शांत और सेफ जगह बनाई जाती है। तो चलिए अब अपनी वर्चुअल यात्रा शुरू की जाए। सबसे पहले चलते हैं भारत के पश्चिमी तट पर। हम गुजरात से शुरू करेंगे और नीचे केरल तक जाएंगे। हमारा पहला स्टॉप है गुजरात का कांडला पोर्ट, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। पता है, इसकी कहानी सीधे सीधे भारत के विभाजन से जुड़ी है। आज़ादी से पहले इस पूरे इलाके का ट्रेड कराची पोर्ट से होता था, लेकिन बंटवारे के बाद कराची तो चला गया पाकिस्तान में, तो फिर उसकी कमी पूरी करने के लिए बहुत तेजी से कांडला पोर्ट को तैयार किया गया। चलिए गुजरात से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं महाराष्ट्र के मुंबई पोर्ट। ये है पोर्ट्स का बिग बॉस। जी हाँ, ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है और मजे की बात यह है कि ये एक नेचुरल हार्बर है, मतलब कुदरती तौर पर बना हुआ। देश का सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड यहीं से होता है। और क्योंकि यहाँ से इतना ज्यादा ट्रेड होता है, इसीलिए मुंबई पोर्ट को एक खास नाम मिला है, भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया। सोचने वाली बात है, दुनिया भर से आने वाला ज्यादातर सामान इसी दरवाजे से हमारे देश में आता है। अब देखिए, मुंबई पोर्ट इतना बड़ा और बिजी था कि उसमें लोड बहुत ज्यादा हो गया था। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए ठीक पास में ही एक नया और एकदम मॉडर्न पोर्ट बनाया गया। इसका नाम है न्हावा शेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या JNPT भी कहते हैं। और हाँ, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसे खास तौर पर मुंबई पोर्ट की मदद के लिए ही बनाया गया था। चलिए अब थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं और पहुंचते हैं खूबसूरत गोवा। यहाँ है मोरमुगांव पोर्ट। इसकी लोकेशन बड़ी खास है। ये जुआरी नदी के मुहाने पर बना है। ये पोर्ट आयरन ओर यानी लौह अयस्क के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। खासकर ईरान को यहीं से काफी माल भेजा जाता है। अपने वेस्ट कोस्ट टूर के आखिरी हिस्से में हमारे 2 और स्टॉप हैं। पहले आता है कर्नाटक का न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो कर्नाटक के लिए ट्रेड का मेन गेटवे है। और फिर हम अपनी इस पश्चिमी यात्रा को खत्म करते हैं केरल के कोची पोर्ट पर। कोची तो मसालों और समुद्री चीजों के व्यापार के लिए सदियों से मशहूर रहा है। तो वेस्ट कोस्ट तो हमने घूम लिया, अब बारी है गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ने की। चलिए अब चलते हैं भारत के पूर्वी तट पर। पश्चिम बंगाल से शुरू करेंगे और नीचे तमिलनाडु तक जाएंगे। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता हल्दिया पोर्ट की। ये असल में एक टीम की तरह काम करते हैं। देखिए, जो कोलकाता पोर्ट है वो हुगली नदी पर बना एक रिवर पोर्ट है। यहाँ एक बड़ी दिक्कत है, नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और गाद मतलब सिल्ट ले आती है जो जमा होती रहती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और कोलकाता की मदद करने के लिए आगे समंदर के किनारे पर हल्दिया पोर्ट बनाया गया। हल्दिया ज्यादा गहरा है और एक तरह से कोलकाता के असिस्टेंट का काम करता है। अब आते हैं उड़ीसा। यहाँ है पारादीप पोर्ट। इसका एक ही मेन काम है, झारखंड और उड़ीसा की खादानों से निकले आयरन ओर को एक्सपोर्ट करना। और जानते हैं इसका एक बहुत बड़ा कस्टमर कौन है? जापान। जापान को जाने वाला ज्यादातर आयरन ओर यहीं से लोड होता है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट। और इसकी खास बात यह है कि ये भारत का सबसे गहरा यानी डीपेस्ट पोर्ट है और ये कुदरती तौर पर भी बहुत सेफ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके पास डॉल्फिन नोज नाम की एक बड़ी सी पहाड़ी है जो इसे तेज तूफानों और लहरों से एक शील्ड की तरह बचाती है। अब बारी है तमिलनाडु के चेन्नई पोर्ट की। ये अपने आप में एक लैंडमार्क है। ये भारत का सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है। सोचिए, उस जमाने की इंजीनियरिंग का कितना शानदार नमूना होगा ये। आज भी ये पूर्वी तट के सबसे बिजी और जरूरी पोर्ट्स में से एक है। हमारी यात्रा अभी तमिलनाडु में ही है और एक मजेदार फैक्ट ये है कि तमिलनाडु भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मेजर पोर्ट्स हैं। चेन्नई की मदद के लिए एन्नोर पोर्ट बनाया गया और फिर और दक्षिण में है तूतीकोरिन पोर्ट। इसकी एक बड़ी ही अनोखी बात है, ये मन्नार की खाड़ी में है और ज्यादा गहरा नहीं है। इस वजह से बड़े जहाज एकदम किनारे तक नहीं आ पाते। उन्हें किनारे से करीब 5 किलोमीटर दूर समंदर में ही रुकना पड़ता है।
तो हमने भारत की मुख्य जमीन के सारे 12 पोर्ट्स कवर कर लिए हैं। लेकिन रुकिए, लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है। अपने आखिरी पड़ाव के लिए हमें मेनलैंड से थोड़ा दूर जाना होगा। और ये रहा हमारा 13वां और आखिरी मेजर पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है। बंगाल की खाड़ी में इसकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि ये भारत के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये था हमारा पूरे भारत के मेजर पोर्ट्स का टूर। अब इन सभी अलग अलग डॉट्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल तस्वीर कैसी दिखती है। तो सवाल ये है कि जब हम इन सभी 13 पोर्ट्स को एक साथ भारत के नक्शे पर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये पूरी तस्वीर हमें कुछ बहुत खास बातें बताती है। पहली चीज है बैलेंस, एकदम परफेक्ट। 6 पोर्ट्स वेस्ट कोस्ट पर, 6 ईस्ट कोस्ट पर और एक हमारा आइलैंड गेटवे। दूसरी बात, ये नेचर और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हमारे पास बड़े बड़े नेचुरल पोर्ट्स भी हैं तो वहीं एकदम मॉडर्न आर्टिफिशियल पोर्ट्स भी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हर पोर्ट का एक खास काम है। कोई जनरल ट्रेड संभालता है तो कोई सिर्फ आयरन ओर जैसे खास सामान को दुनिया तक पहुंचाने का काम करता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे इस जमीन की गहराइयों में कौन से अनमोल खजाने छिपे हुए हैं? आज हम भारत की इसी जमीनी दौलत के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यही है कि भारत का वो असली खजाना क्या है जो धरती के नीचे दबा है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। ये 2 शब्द हैं, खनिज और अयस्क। देखिए, हर चट्टान एक तरह का खनिज ही है, लेकिन जब किसी खनिज से कोई धातु निकालना फायदेमंद हो जाता है, मतलब प्रॉफिटेबल हो जाता है, तब उसे अयस्क कहते हैं। बस इतना सा ही फर्क है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत में खनिज उत्पादन की इस दौड़ में कौन से राज्य सबसे आगे हैं। कौन है वो पावर हाउस जो देश की तिजोरी भर रहे हैं? तो ये देखिए, इस रेस में सबसे आगे है राजस्थान, जो देश के कुल खनिज उत्पादन का 17% हिस्सा देता है। इसके ठीक पीछे पीछे हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य भारत के मिनरल मैप की सबसे अहम धुरी हैं। अब बात करते हैं उन धातुओं की जो हमारे उद्योगों की, हमारी तरक्की की नींव हैं। वो मेटल्स जिनके बिना आज की दुनिया की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है लौह अयस्क, यानी आयरन ओर का। भारत दुनिया में इसका चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसमें सबसे बड़ा योगदान है उड़ीसा का। छत्तीसगढ़ की बेलाडीला और कर्नाटक की कुद्रेमुख खदानें। ये सिर्फ खदानें नहीं, ये लोहे के असली पावर हाउस हैं। अब देखिए, तांबे की कहानी में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा तांबा मध्य प्रदेश निकाल रहा है, लेकिन भविष्य के लिए सबसे बड़ा भंडार राजस्थान के पास मौजूद है। मतलब आज का हीरो कोई और है और कल का सिकंदर कोई और हो सकता है ना दिलचस्प? अब बात करते हैं सीसा और जस्ता की। इन्हें पता है क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं जुड़वां खनिज। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति में हमेशा एक साथ पाए जाते हैं, बिल्कुल जिगरी दोस्तों की तरह। और इन जुड़वां खनिजों के मामले में चाहे उत्पादन हो या भंडार, राजस्थान का कोई मुकाबला ही नहीं है। और एक और मजेदार बात, इन्हीं खदानों से चांदी भी निकलती है, एक तरह से बाय प्रोडक्ट के तौर पे। और यही चीज राजस्थान की जावर खदानों को और भी ज्यादा कीमती बना देती है। चलिए फटाफट बॉक्साइट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये वही अयस्क है जिससे हल्का और मजबूत एल्यूमिनियम बनता है, और इस मामले में तो कुछ सोचना ही नहीं है। उत्पादन हो या भंडार, ओडिशा का एक छत्रराज है। ठीक है, तो धातुओं से हटकर अब उन ईंधनों की बात करते हैं जो हमारे देश की तरक्की के इंजन को चलाते हैं। बात करते हैं हमारी ऊर्जा के स्रोतों की। कोयले के 4 मुख्य प्रकार होते हैं और इनकी क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उनमें कार्बन कितना है। सबसे अच्छा है एंथ्रेसाइट, जो स्टील बनाने के काम आता है, और भारत में सबसे ज्यादा मिलता है बिट्यूमिनस कोयला, जिससे बिजली बनती है। और कोयले को लेकर भारत में एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। आज सबसे ज्यादा कोयला छत्तीसगढ़ की खदानों से निकाला जा रहा है, लेकिन जमीन के नीचे कोयले का जो सबसे बड़ा खजाना है वो असल में झारखंड के पास है। अगर हम परमाणु ईंधन की बात करें तो यूरेनियम के लिए झारखंड की जादूगुड़ा खदान सबसे अहम है। वहीं दूसरी तरफ थोरियम के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका विशाल भंडार मिलता है केरल की समुद्री रेत में। अब बारी है उन कीमती खनिजों की जिनकी चमक ने हमेशा से दुनिया को अपनी ओर खींचा है।
चलिए भारत के सोने, चांदी और हीरों की दुनिया की सैर करते हैं। ये आंकड़ा सचमुच हैरान करने वाला है। 99%। भारत में जितना भी सोना जमीन से निकलता है उसका 99% सिर्फ एक ही राज्य से आता है, और वो राज्य है कर्नाटक, जो मशहूर कोलार गोल्डफील्ड्स का घर है। और सोने की ही तरह चांदी के मामले में भी एक ही राज्य का दबदबा है। देश की लगभग 99% चांदी राजस्थान से आती है, जो इसे भारत का निर्विवाद सिल्वर किंग बनाता है। और अब वो खजाना जिसकी चमक सबसे अलग है, हीरा। इस मामले में मध्य प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं, जहां की पन्ना खदानें देश की शान हैं। और जरा इतिहास को याद कीजिए, दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर, वो भी तो भारत की ही गोलकुंडा खदानों की देन था। तो हमने भारत के जमीनी खजानों का एक शानदार सफर तय किया। अब आखिर में चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं और इन संसाधनों के महत्व पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। जब बात सोने की हो तो जहन में कर्नाटक आना चाहिए, हीरो के लिए मध्य प्रदेश, देश के लिए जरूरी लौह अयस्क के लिए ओडिशा, चांदी और उसके जुड़वा दोस्तों सीसा और जस्ता के लिए राजस्थान, और हाँ, कोयले का सबसे बड़ा खजाना वो झारखंड के पास है। नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, मतलब उस कहानी की कि कैसे एक देश ने बिल्कुल स्क्रैच से अपनी एक औद्योगिक पहचान बनाई। सोचिए, एक देश अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी, अपनी पहचान कैसे बनाता है, वो भी तब जब शुरुआत करने के लिए कुछ खास हो ही नहीं। ये कहानी सिर्फ फैक्ट्रियों की नहीं है, ये कहानी है सपनों की, बड़े बड़े इरादों की। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये इंडस्ट्री या उद्योग होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो कच्चे माल को, मतलब रॉ मटेरियल को, किसी कीमती बिकने लायक चीज में बदलना। जैसे मान लीजिए गन्ने से चीनी बनाना। बस यही छोटा सा आइडिया है जो किसी भी देश की इकोनॉमी की जान होता है। तो सवाल ये है कि भारत की ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल जर्नी है, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? देखिए, इसकी नींव रखी गई कुछ बहुत बड़े पॉलिसी चेंजेस से, ऐसे बदलाव जिन्होंने भारत की इकोनॉमिक डेस्टिनी को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज़ादी के ठीक बाद 1948 में आई पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर 1956 में दूसरी, पर असली गेम चेंजर, वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, वो आया 1991 में। इस साल ने तो इंडियन इंडस्ट्री का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, 1991 के इन रिफॉर्म्स को बड़े प्यार से LPG कहा जाता है। अब ये LPG क्या है? L यानी लिबरलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज पर जो ढेर सारे कानूनी बंधन थे, नियम कानून थे, उन्हें ढीला किया गया। P यानी प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट कंपनियों को भी अब मैदान में उतरने का मौका मिला। और G यानी ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब था भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल देना, विदेशी व्यापार और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखिए, किसी भी इंडस्ट्रियल देश की रीढ़ की हड्डी होती है उसका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना? ये वो फाउंडेशन है जिस पर तरक्की की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो चलिए देखते हैं कि भारत ने अपनी ये बुनियाद कैसे रखी। इसकी कहानी शुरू होती है 1874 में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी से। यहीं पर देश का पहला आयरन वर्क्स लगाने की कोशिश हुई थी। हाँ, ये बात और है कि पैसों की कमी की वजह से ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, पर एक चिंगारी तो लग ही चुकी थी। और फिर साल आया 1907, एक हिस्टोरिकल मोमेंट। जमशेदजी टाटा ने साक्षी में, जिसे आज हम सब जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, टिस्को की नींव रखी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये आत्मनिर्भर भारत के एक बहुत बड़े सपने का सिंबल था। अच्छा, 1907 को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका बताऊं। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। और झारखंड का नाम सुनते ही किसका चेहरा सामने आता है? बिल्कुल सही, MS धोनी। उनकी जर्सी का नंबर क्या है? 7। और टिस्को कब बना? 1907 में। है ना आसान? आज़ादी के बाद तो भारत ने इस काम में और तेजी दिखाई। सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान कई बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगे, और इसमें हमें इंटरनेशनल हेल्प भी मिली। जैसे भिलाई और बोकारो प्लांट बने सोवियत यूनियन यानी आज के रूस की मदद से, दुर्गापुर में ब्रिटेन ने मदद की, और राउरकेला में जर्मनी ने। इसको याद रखने की भी एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। कहते हैं ना, रूस ने भारत की भले और बेकार दोनों समय में मदद की,
तो भला से याद रखिए भिलाई और बेकार से बोकारो। इन दोनों में रूस ने मदद की थी। और दुर्गापुर का क्या? दुर्गापुर में आता है नाम दुर्गा। देवी दुर्गा के 10 हाथ होते हैं। और मदद किसने की? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन में क्या आता है? 10। हो गया ना कनेक्शन। तो आयरन एंड स्टील की मजबूत नींव तो रख दी गई। अब बात करते हैं उस ताने बाने की जिसने भारत की इकोनॉमी की चादर बुनी और लाखों करोड़ों लोगों को काम दिया। जी हाँ, बात हो रही है टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री की। कॉटन की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पहली कोशिश हुई थी 1818 में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लॉस्टर में, लेकिन वो मिल चल नहीं पाई। फिर आई असली सफलता। साल था 1854 और जगह थी मुंबई, जहां भारत की पहली सक्सेसफुल मॉडर्न कॉटन मिल शुरू हुई। मुंबई की इसी कामयाबी ने उसे कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स का खिताब दिला दिया। और सिर्फ मुंबई ही क्यों, भारत के कई शहरों को कपड़ा उद्योग की वजह से खास नाम मिले। जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा गया कानपुर को, दक्षिण का मैनचेस्टर बना कोयम्बटूर, और अहमदाबाद को तो भारत का बॉस्टन कहा जाने लगा। अब आते हैं जूट पर, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला। आज भारत दुनिया में जूट का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। ये दिखाता है कि ये इंडस्ट्री कितनी जरूरी है। और भारत में पहली जूट फैक्ट्री लगी थी 1855 में। कलकत्ता के पास ही एक जगह है रिशरा। इसी के साथ पूर्वी भारत में एक नए इंडस्ट्रियल एरा की शुरुआत हुई। अच्छा, फैक्ट्रीज तो लग गईं, पर पूरे देश को जोड़ने के लिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए भी तो कुछ चाहिए था। यहाँ पर एंट्री होती है सीमेंट, रेल्स और ऐसी ही दूसरी इंडस्ट्रीज की। देश को बनाना था तो सीमेंट तो चाहिए ही था। पहला सीमेंट प्लांट लगाने की कोशिश हुई 1904 में मद्रास में। अब ये प्लांट कामयाब तो नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारत के कंस्ट्रक्शन की कहानी में पहला पत्थर तो रख ही दिया था। और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक ही नहीं रुका, इसका असर गांवों और खेतों तक भी पहुंच रहा था। 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में भारत की पहली केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगी। सोचिए, इसी ने आगे चलकर भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन की जमीन तैयार की। और अब बात भारत की लाइफलाइन की, इंडियन रेलवेज। इसे कैसे भूल सकते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ट्रेन के अलग अलग हिस्से देश में कहाँ-कहाँ बनते हैं? देखिए, पहिए और एक्सल बनते हैं बेंगलुरु में, इलेक्ट्रिक इंजन बनते हैं पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में, डीजल इंजन वाराणसी में, और जो रेल के डिब्बे होते हैं वो कपूरथला और रायबरेली में बनते हैं। मतलब ये सच में एक मेड इन इंडिया एफर्ट है। तो इतने दशकों के इस लंबे सफर के बाद आज भारत की इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी क्या है? आज भारत की पहचान क्या है? कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो भारत को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं। एक कमाल की बात बताता हूँ। क्या ये पता है कि भारत दुनिया का अकेला, आई रिपीट अकेला ऐसा देश है जहां नेचुरल सिल्क की 4 वैरायटीज बनती हैं। मतलब मलबरी, एरी, टसर और मूंगा। ये चारों सिर्फ भारत में ही एक साथ मिलती हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो स्टील की मजबूत नींव से लेकर दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव रेशम तक भारत का ये इंडस्ट्रियल सफर वाकई कमाल का रहा है। इसने सच में एक देश को गढ़ा है। साल 2011 में भारत ने खुद को गिना और जो आंकड़ा सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की कहानी है। ये हमारे देश की धड़कन है। तो चलिए इन आंकड़ों के पीछे छिपी भारत की असली तस्वीर को समझते हैं। 121 करोड़, जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। ये इतनी बड़ी है कि अगर हम अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पूरी आबादी को मिला दें तो भी ये उससे ज्यादा है। ये सिर्फ एक देश की गिनती नहीं थी, ये तो अपने आप में एक महाद्वीप को गिनने जैसा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये 121 करोड़ लोग हैं कौन, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? इस एक विशाल नंबर के अंदर ही भारत की असली विविधता, उसकी असली कहानियां छिपी हैं। चलिए इन आंकड़ों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले इस गिनती का जो विशाल पैमाना है उसे समझने के लिए हमें इसे दुनिया के नजरिए से देखना होगा। आखिर दुनिया के नक्शे पर भारत की आबादी कितनी बड़ी थी? इसका मतलब यह है कि 2011 में दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय था, 17.5%। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि भारत में जो भी होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और इसीलिए ये जनगणना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन इतने बड़े देश को गिनने का ये जो विशाल काम है, ये शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इस गिनती का अपना एक लंबा और काफी दिलचस्प इतिहास रहा है,
जो ब्रिटिश राज के समय तक जाता है। देखिए, ये सफ़र 1872 में लॉर्ड मेयो के साथ शुरू तो हुआ, लेकिन जो असली नियमित गिनती हर 10 साल में होती है वो 1881 से होने लगी। फिर आज़ादी के बाद 1951 में स्वतंत्र भारत ने अपनी पहली जनगणना की और 2011 की ये गिनती उसी लंबी परंपरा की 15वीं कड़ी थी। तो अब जब हम इसका पैमाना और इतिहास जान गए हैं, तो चलिए इन आंकड़ों में गोता लगाते हैं। ये नंबर हमें भारत के चरित्र, उसकी ताकत और उसकी चुनौतियों के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। सीधे सीधे कहें तो 1 वर्ग किलोमीटर के छोटे से एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। ये नंबर हमें बताता है कि हमारी जमीन और हमारे संसाधनों पर कितना दबाव है। 2011 में पूरे भारत का औसत था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब ये अपने आप में काफी ज्यादा है, लेकिन असली और चौंकाने वाली कहानी तो तब सामने आती है जब हम इस राष्ट्रीय औसत को छोड़कर अलग-अलग राज्यों के आंकड़ों को देखते हैं। यहां अंतर जमीन आसमान का है। एक तरफ है बिहार, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब जबरदस्त भीड़। और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां उतने ही बड़े इलाके में सिर्फ 17 लोग। जरा सोचिए, इन 2 जगहों पर रोजमर्रा की जिंदगी कितनी अलग होगी। अगला बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है लिंगानुपात, यानी हर 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये समाज के स्वास्थ्य, महिलाओं की स्थिति और सामाजिक संतुलन का एक बहुत बड़ा पैमाना है। 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था, जो पिछली जनगणना से थोड़ा बेहतर था, यानी हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ये एक अच्छा संकेत तो था, लेकिन हम अभी भी एक आदर्श संतुलन से काफी दूर थे। और यहां भी राज्यों की कहानी बिल्कुल अलग है। केरल अपनी बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ 1084 के लिंगानुपात पर था। देश का इकलौता ऐसा राज्य जहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा थीं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा 879 के आंकड़े के साथ कुछ गहरी सामाजिक चुनौतियों की ओर इशारा कर रहा था। अब बात करते हैं साक्षरता की। भारत में साक्षर किसे माना जाता है? खैर, परिभाषा बहुत सीधी है। 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी एक भाषा को सिर्फ पढ़ और लिख ही नहीं सकता, बल्कि उसे समझ भी सकता है। 2011 में भारत की लगभग 3/4 आबादी, यानी 74% साक्षर थी। अगर सोचें कि आज़ादी के समय ये आंकड़ा सिर्फ 18% था, तो ये दिखाता है कि देश ने कितनी लंबी और शानदार छलांग लगाई है। पर राज्यों में ये खाई और भी गहरी हो जाती है। एक तरफ है केरल, जहां 94% आबादी साक्षर है, जो शिक्षा को लेकर उनकी दशकों की मेहनत को दिखाता है। तो दूसरी तरफ है बिहार, जहां ये आंकड़ा लगभग 62% था। ये दिखाता है कि विकास का रास्ता पूरे देश में कितना असमान रहा है। ये आंकड़े हमें सिर्फ औसत नहीं बताते, बल्कि देश के अंदर की बड़ी दरारों को भी दिखाते हैं। तो वो कौन सी बड़ी दरारें हैं जो भारत को 2 अलग-अलग दुनिया में बांटती हैं? सबसे बड़ा विभाजन है भारत और इंडिया के बीच, यानी ग्रामीण और शहरी। 2011 में देश के हर 10 में से लगभग 7 लोग गांवों में रहते थे। जगमगाते शहरों में रहने वाली आबादी सिर्फ 31% थी। और ये आंकड़ा उस पुरानी कहावत को सच साबित करता है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि असली भारत तो आज भी अपने गांव में ही बसता है। इतिहास में एक और दिलचस्प विभाजन समय का भी है। साल 1921 को महान विभाजक वर्ष के तौर पर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जनगणना के इतिहास का वो अकेला दशक था जब भारत की आबादी बढ़ने की बजाय घट गई थी। इसकी वजह थी उस दौर की महामारियां और अकाल, जिसका देश पर बहुत गहरा असर पड़ा था। खैर, ये तो थी 2011 की कहानी, लेकिन अब 1 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। तो भारत को गिनने का भविष्य कैसा दिखेगा? क्या बदलने वाला है? अगली यानी 16वीं जनगणना अपने आप में एक क्रांति होने वाली है। ये भारत के इतिहास की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। मतलब कागज और कलम की जगह अब टैबलेट्स और ऐप्स लेंगे। और इसका थीम भी भविष्य की ओर ही देखता है, जन भागीदारी से जन कल्याण। कागज पर हुई जनगणना ने हमें 2011 के भारत की एक कहानी सुनाई। अब जब गिनती पिक्सल और डेटा में होगी, तो सोचने वाली बात है कि ये डिजिटल जनगणना हमें बदलते हुए भारत के बारे में कौन सी नई, हैरान करने वाली